हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल की निःशुल्क क्लासेस शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे मॉडर्न इंडिया के 13 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 14 है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि आखिरकार बाजीराव प्रथम के बाद मराठाओं में वो कौन सा पेशवा था जिसने मराठों को चरमोत्कर्ष की ओर ले गया, अर्थात बाजीराव की विजयों को एक उच्च स्तर तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन उसी के शासनकाल में अंतिम समय तक आते आते पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की शक्ति पूरी तरीके से कैसे क्षीण हो गई, वहां तक की क्या कहानी है। आखिरकार पानीपत के युद्ध में मराठे पराजित क्यों हुए, और उस पराजय के बाद अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे उनका सामना एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से होता है, और उस कंपनी के दौरान उन्होंने किस तरीके से युद्ध किए और युद्ध में की गई संधियों का अपने आप में क्या महत्व है। इतनी सारी कहानियों को हम अपने 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा श्री आईएएस एकेडमी का इतिहास वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम है आधुनिक भारत का। ऑलरेडी हमने इस पार्ट के पहले 13 पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। तो एक बार उन सभी चीज़ों का क्विक फास्ट मोड में क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आज की कहानी हमें काफ़ी अच्छे से और समझ में आए। क्लियर। तो आप जैसा कि जानते हैं कि भारत में कई सारी यूरोपीय कंपनियां आती हैं। उन कंपनियों का उद्देश्य ये होता है आरंभ में कि हमें भारत से व्यापार करना है। जब वो भारत से व्यापार करती हैं तो व्यापार की दृष्टि को ही ध्यान में रखकर वो भारत में कई स्थानों पर अपनी बस्तियों की स्थापना करती हैं। उन बस्तियों की स्थापना के दौर में उन्हें कई सारी रियायतों की आवश्यकता होती है। साथ ही अपने साथी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को मोनोपोली की ओर ले जाने का उद्देश्य निहित होता है। लेकिन जब एकाधिकार को लेकर उनमें संघर्ष होता है तो न केवल पुर्तगाली वर्सेस डच होता है, बल्कि पुर्तगाली वर्सेस फ्रांसीसी और पुर्तगाली वर्सेस ब्रिटिश भी होता है। लेकिन कैथरीन की शादी, या आप कह सकते हो कि पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह जब ब्रिटेन के चार्ल्स के साथ हो जाता है, तो पुर्तगाली भारत में अपने संघर्ष को छोड़कर चले जाते हैं और वो केवल और केवल ब्राज़ील और अफ्रीका के क्षेत्रों तक में केंद्रित हो जाते हैं। ये बात अलग है कि भारत में उनकी कुछ बस्तियां आज़ादी के बाद तक भी सीमित बनी रहती हैं। लेकिन इसी दिशा में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्रभुता की स्थापना की ओर बढ़ती है, तो न उसे केवल डचों का सामना करना पड़ता है, बल्कि उसे फ्रांसीसियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इस प्रतिस्पर्धा को उसने कर्नाटक जैसे क्षेत्र में संपादित किया, और उस कर्नाटक के क्षेत्र में उसे 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। ये बात अलग है कि इन युद्धों की पृष्ठभूमि यूरोप से प्रेरित थी, लेकिन यहाँ के महत्वाकांक्षी गवर्नरों ने भी अपनी इस युद्ध भूमिका में काफ़ी अच्छी भूमिका का निर्वहन किया। साथ ही जब उन्होंने दक्कन में अपनी स्थिति को पूरी तरीके से मजबूत कर लिया, तो उनका उद्देश्य ये भी था कि वो बंगाल में अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना करें, क्योंकि उस समय बंगाल पूरे एशिया का 60% से भी ज़्यादा ट्रेड को सेवर करता था। अतः कंपनी को ये लगा कि अगर हमें बंगाल में एकाधिकार मिल जाए, अगर बंगाल में हमें किलेबंदी करने की अनुमति मिल जाए, तो हम नवाब से भी ज़्यादा अपनी प्रतिष्ठा और प्रभुसत्ता को स्थापित कर सकते हैं। यानी कि कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापारिक न होकर अब राजनीतिक संघर्ष की ओर उन्मुख होना था, और इस दिशा में इस चीज़ को पूर्ण करने के लिए उसने उस समय के नवाब के साथ चल रहे षड्यंत्र में पार्टिसिपेट किया, और उस षड्यंत्र में उसने नवाब के कई सारे करीबी, नवाब के अधिकारी और नवाब के व्यापारी के साथ साथ नवाब के सेनापति को भी अपने में शामिल कर लिया, और उसे इस बात की लालसा जगाई कि अगर आप युद्ध में सिराज को पराजित करने में हमारी मदद करोगे तो हम आगे चलकर आपको नवाब बना देंगे, और आपकी जो महत्वाकांक्षा वर्षों से सुसुप्त अवस्था में पड़ी थी उसे हम साकार रूप दे देंगे। इस दिशा में बढ़ते हुए 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर एक युद्ध होता है। उस युद्ध में
नवाब के सेनापति और साथ ही उस समय के व्यापारी वर्ग के द्वारा षड्यंत्र करने के कारण नवाब पराजित हो जाता है और नवाब के सेनापति के बेटे मीर मदान के द्वारा आगे चलकर नवाब की हत्या कर दी जाती है। और इस तरीके से प्लासी में नवाब की प्रभुता समाप्त करके मीर जाफर शासन सत्ता में आता है। लेकिन मीर जाफर कंपनी को कई सारी रियायतें देने के बावजूद भी उनकी तृप्ति को पूर्ण नहीं कर पाया और उनके बढ़ते विशेषाधिकार की डिमांड को वो शामिल करने में असफल रहा। लेकिन जब कंपनी ने अपने विशेषाधिकार मांगने का बार बार प्रयत्न किया तो मीर जाफर ने साफ तौर पर मना कर दिया। कंपनी ने ये कहा कि आप हमें वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की सूबेदारी दे दो, आप हमें सिलहट के चूने के व्यापार में आधा हिस्सा दे दो, साथ ही सोरे के व्यापार में भी आप हमें भागीदार बनाओ। लेकिन मीर जाफर ने कहा कि प्रभु, हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो कंपनी ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप राजगद्दी को छोड़ दो। लेकिन मीर जाफर ने कहा कि प्रभु, हम अपनी गद्दी नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने आपको शुरू में इतना सारा पैसा इसी गद्दी के लिए दिया था। तो कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको कैसे छीननी है हम छिनवा लेंगे। और इस चीज़ के लिए कंपनी ने मीर जाफर से युद्ध करना उचित समझा। लेकिन मीर जाफर इस स्थिति से अवगत था, अतः उसने उस समय की कंपनी डचों के साथ में मिलकर एक मोर्चा बनाया। ये बात अलग है कि डचों को अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में पराजित करके पूरी तरीके से भारत से उन्हें समाप्त कर दिया और मीर जाफर के अकेलेपन को उन्होंने एक संधि के रूप में तब्दील कर दिया और मीर जाफर को गद्दी से अपदस्थ कर दिया। जब मीर जाफर को गद्दी से अपदस्थ कर दिया जाता है तो उसी समय वहाँ के एक दूसरे अधिकारी या आप कह सकते हो दूसरे व्यक्तित्व मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। लेकिन बंगाल का नवाब बनाने से पहले कंपनी कासिम के समक्ष भी वही सभी शर्तें रखती है और उससे पूछती है कि क्या आप हमारी इन सभी शर्तों को फुलफ़िल कर पाओगे। तो मीर कासिम ने कहा कि हम आपकी सभी शर्तों को फुलफ़िल तो कर देंगे, लेकिन आपको हमारी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि आपकी कंपनी या आपकी कंपनी के कोई भी अधिकारी हमारे आंतरिक प्रशासन में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं देंगे। कंपनी ने उस समय सौगंध खाते हुए ये कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम तो लोक कल्याणकारी शासक हैं। तो मीर कासिम ने कहा कि हम आपकी उपरोक्त सभी बातें मानते हैं, अर्थात आपको वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव और सिलहट के चूने के आधे व्यापार में आधा पार्टिसिपेशन देते हैं और साथ ही सोरे के व्यापार में आपको अपना हिस्सेदार बनाते हैं। लेकिन कंपनी तो कंपनी थी, कंपनी ने इस बात को या इन वचनों को पूरी तरीके से ध्यान में नहीं लिया। और जब कंपनी ने इन चीज़ों को ध्यान में नहीं लिया तो मीर कासिम ने कंपनी से कहा कि भाई, आपके जो गुमास्ते हैं वो न केवल हमारे अधिकारियों को परेशान कर रहे बल्कि वो दस्तक का दुरुपयोग करके हमारे रेवेन्यू सिस्टम को काफ़ी कमज़ोर कर रहे। तो अतः आप कंपनी के अधिकारियों को और उन गुमास्तों को कम से कम कंट्रोल में रखें ताकि हमारा जो आंतरिक प्रशासन है वो सहज रूप से चलता रहे। लेकिन कंपनी या उस समय की कलकत्ता काउंसिल ने इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। मीर कासिम ने काफ़ी मिन्नतें की, उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। इसी दिशा में मीर कासिम ने प्रतिरोध के स्वरूप में 1763 में एक युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में वो पराजित हुआ। पराजित होने के बाद वो अवध के नवाब के पास गया। वहाँ पे उसने फ़ोन करके मुग़ल बादशाह को बुलाया और उससे कहा कि हम लोग मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाते हैं और इस मोर्चे के माध्यम से हम कंपनी को पराजित करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन इस मोर्चे में खराबी ये थी कि अप्रत्यक्ष रूप से अवध का नवाब कंपनी के साथ मिला था, इसलिए ये मोर्चा पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। और दूसरा रीज़न ये भी था कि कंपनी उस समय साधन और संसाधनों में पूरी तरह से संपन्न थी क्योंकि वो भारत से फ्रांसीसियों को पराजित कर चुके थे। तो अतः कंपनी अपने उन प्लासी के निर्णयों की पुष्टि के लिए
हर संभव तरीके से युद्ध और सेना के सहयोग की नीति के माध्यम से इन्हें पराजित करने के लिए उन्मुख थी और इसी दिशा में बढ़ते हुए 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इस बक्सर के युद्ध में न केवल मीर कासिम पराजित होता है बल्कि अवध और मुगल बादशाह इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत उस समय की कंपनी के अधीन आ जाते हैं। अर्थात इस युद्ध के बाद कंपनी का शासन उत्तर भारत की राजनीति में भी दखल देने लगता है और एक बड़े क्षेत्र की प्राप्ति होती है। अवध के नवाब के साथ संधि में उसे न केवल अवध में मुक्त व्यापार की अनुमति मिलती है बल्कि उसे उत्तरी सरकार की भी प्राप्ति होती है। जब उसे उत्तरी सरकार और अवध के नवाब के क्षेत्र में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई तो उसने मुगल बादशाह से कहा कि अब आप हमारे पेंशन याफ्ता हो गए हो और आप एक काम करो कि आप हमें वैलिडिटी प्रोवाइड कर दो कि हम जो भारत में शासन करने आए हैं वो शासन पूरी तरीके से कल्याणकारी है और इस पूरी तरीके के कल्याणकारी शासन में हम लोगों का भला करेंगे। मुगल बादशाह मजबूरी बस उनकी इस बात को मान लेता है और उनके इस कल्याणकारी शासन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब ये सब उत्तर भारत की राजनीति कंप्लीट हो गई तो कंपनी ने दक्कन की ओर अपनी प्रभुता इस्टेब्लिश करने के लिए बढ़ी और दक्कन की इस दिशा में बढ़ने के लिए उसे न केवल मराठे मिले, न केवल निज़ाम मिले, बल्कि उस समय की मैसूर रियासत मिली। और जब मैसूर रियासत के साथ में उसको लगा कि ये मैसूर रियासत उसे चुनौती दे सकती है तो उसने दक्कन और मराठों के साथ में मिलकर एक संगठन बनाया या एक मोर्चा बनाया और उस समय की मैसूर रियासत को पराजित करने का यत्न किया। हालांकि कई युद्धों में वो इक्वली रहे तो वहीं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ टीपू सुल्तान को पूरी तरह से पराजित कर दिया और संधि के रूप में उससे आधे राज्य की प्राप्ति की और साथ ही 3 करोड़ रुपए की भी डिमांड की। लेकिन आगे चलकर ये कंपनी को मंजूर नहीं था और वेलेज़ली नामक गवर्नर ने किया क्या कि टीपू से कहा कि आप या तो हमारे यहाँ सहायक संधि एक्सेप्ट कर लो या तो फिर आप अपने पूरी तरीके से शासन को समाप्त करने के लिए हमारे साथ युद्ध करो। तो कंपनी को लेकर टीपू सुल्तान ने कहा कि हम प्रभु सहायक संधि तो नहीं स्वीकार करेंगे, हम आपसे युद्ध करेंगे। ये बात अलग है कि उस समय कंपनी अपनी मजबूत सर्वशक्ति में थी, इसलिए कंपनी ने मैसूर को पराजित कर दिया और मैसूर को पराजित करने के बाद टीपू सुल्तान का देहांत हो गया और टीपू सुल्तान के देहांत के बाद वहाँ पर स्थित वाडियार वंश के पुराने राजा को एक बेटे को फिर से नवाब बनाया गया और उसको नवाब बनाने के बाद कंपनी ने उसे सहायक संधि के अंतर्गत अपने में विलय कर लिया। इस तरीके से हमने मैसूर के घटनाक्रम को पढ़ लिया। लेकिन मैसूर की कहानी ख़त्म करने के बाद हम बढ़े मराठों की ओर और मराठों को समझने से पहले हमने मुगल साम्राज्य से ही मराठों की कहानी की शुरुआत की थी। हमने ये देखा था कि किस प्रकार शंभू जी को मारने के बाद उसके बेटे साहू और उसकी पत्नी येसुबाई को औरंगजेब अपने यहाँ कैद में रखता है। ये बात अलग है कि औरंगजेब के मरने के बाद शाह आलम प्रथम ने उन दोनों में से एक को छोड़ दिया, अर्थात साहू जी को छोड़ दिया, बाकी उनकी माता श्री को वहीं पर बंदी बनाकर रखा। साहू जी को जब छोड़ा गया तो साहू जी वास्तव में अपने दूसरे भाई अपने पिता के भाई अर्थात राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई को मिलने जब सतारा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ताराबाई अर्थात उनकी चाची ने उनके अपने बेटे अर्थात शिवाजी द्वितीय को शासन की बागडोर संभालने के लिए छत्रपति नियुक्त करने का प्रयास किया। साहू जी को ये बात बुरी लगी। साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के साथ में मिलकर शिवाजी द्वितीय के इस उत्तराधिकार के राज्यारोहण को रोकने का प्रयत्न किया और रोकने के फलस्वरूप उनके मध्य एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को खेड़ा के युद्ध के नाम से जाना गया। जब खेड़ा का युद्ध हो गया तो अंततः ये डिसाइड हुआ कि अब साहू उत्तरी भाग अर्थात सतारा के क्षेत्र में अपनी प्रभुता स्थापित करेंगे तो वहीं पे दक्षिणी भाग में शिवाजी द्वितीय
ये बात अलग है कि शिवाजी द्वितीय के मरने के बाद राजा राम का दूसरा बेटा शंभूजी द्वितीय वो शासन की बागडोर संभालता है और वो बार बार साहू को चुनौती देता है, लेकिन साहू के पास एक कुशल सेनापति बालाजी विश्वनाथ की होने की वजह से ये सब कर पाने में शंभू सफल नहीं हो पाता। और साथ ही शंभू की जो ट्रिक्स और टैक्टिस थी मराठा या साहू मराठों के अंतर्गत अधिकारियों में फूट डालने की, उस फूट को भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया बालाजी विश्वनाथ ने। और जब बालाजी विश्वनाथ ने इन सभी घटनाक्रमों को पूरी तरीके से, या आप कह सकते हो विरोध के हर स्वर को दबाने का सफल प्रयत्न किया, तो उसी दिशा में आगे चलकर मजबूरी बस वारना की संधि शंभूजी द्वितीय को करनी पड़ती है साहू के साथ। और ये डिसाइड हो जाता है कि अब आगे चलकर कभी भी शंभूजी द्वितीय सतारा के नरेश को अर्थात साहू को परेशान नहीं करेंगे। जब इतने घटनाक्रम हो जाते हैं और इन घटनाक्रम की पूरी पटकथा को बालाजी विश्वनाथ के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो इस क्रियान्वयन करने के प्रयासों में मराठा की जनता में बालाजी विश्वनाथ का कद साहू से काफ़ी ऊपर बढ़ जाता है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जब साहू का स्वर्गवास हो जाता है, तो ये पेशवा का पद वंशानुगत बन जाता है। ये बात अलग है कि बालाजी विश्वनाथ का देहांत काफ़ी पहले हो जाता है और उनके देहांत के बाद उनका बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है। और जब बाजीराव प्रथम के पेशवा बनने की कहानी आती है, तो क्योंकि वो अल्पवयस्क होता है, इसलिए उस समय के वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे या वहाँ के जो अन्य सेवक थे, उन्होंने बाजीराव प्रथम को उस समय का पेशवा नियुक्त करने के लिए मनाही की। अर्थात उन्होंने ये कहा कि बाजीराव प्रथम के अंदर अभी वो गुण नहीं है कि वो एक पेशवा के पद को सुशोभित कर सके। लेकिन जब बाजीराव प्रथम ने ये कहा कि आप हमसे किसी भी तरीके की परीक्षा ले सकते हैं, अर्थात चाहे आप शस्त्र की परीक्षा लें या फिर आप शास्त्र की परीक्षा लें, तो जब उससे शस्त्र की परीक्षा ली गई तो उसने एक मयूर पंख को दो भागों में विभाजित कर दिया और उस समय के साहू छत्रपति को ये बताया कि ये जो मयूर है ये एक तरीके की मुगल सत्ता है और इसकी जो जड़ें हैं वो वास्तव में दिल्ली है और इसमें जो मिट्टी है वो हिंदुस्तान की है और इसका जो तीर है वो मराठा साम्राज्य का है। और इस तरीके से हम पूरी की पूरी जब जड़ पे वार करेंगे तो मुगल सत्ता अपने आप धरा की धराशायी हो जाएगी। अर्थात उसने अपने इस मधुर मोहित संवाद से न केवल शस्त्र में अपने आप को निपुण दिखाया, बल्कि शास्त्र के माध्यम से वहाँ पर बैठे आम जनमानस अर्थात दरबारियों को प्रसन्नचित्त कर दिया। इस प्रसन्नचित्त से साहू के मन में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और उसने स्वयं ही कहा कि तुम एक योग्य पिता की एक योग्य संतान हो। इसी दिशा में बढ़ते हुए उसने अपने महाराज अर्थात साहू को काफ़ी ऐसी नई ट्रिक्स और टैक्टिक्स बताई कि सर, हम इस समय हिंदू पदशाही का कॉन्सेप्ट लेकर पूरे भारत को विजिट करेंगे, अर्थात पूरे भारत से इन विदेशी शासकों को बाहर करेंगे। इसके लिए उसने न केवल निज़ाम से संधि की, न केवल निज़ाम से युद्ध किया, बल्कि निज़ाम को डरा धमका कर अपनी प्रभुता की स्थापना की। और जब अपनी प्रभुता की स्थापना को वो क्रियान्वित कर रहा था, तो उसी दिशा में उसे चौथ और सरदेश मुखी की भी प्राप्ति हुई। और जब वो इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, हालांकि हमने पीछे बालाजी विश्वनाथ में एक कहानी छोड़ दी सैयद अली के द्वारा संधि को लेकर, जिसको सर रिचर्ड टेम्पल ने मैग्ना कार्टा कहा था, तो वो आप समझ सकते हैं हमने उसको छोड़ दिया क्योंकि स्किप करना था हमें कुछ चीज़ें। क्लियर? लेकिन आपको वो चीज़ें पता हैं। तो बाजीराव प्रथम ने चौथ और सरदेश मुखी के माध्यम से न केवल दक्कन में अपनी प्रभुता स्थापित की, बल्कि उत्तर भारत की विजय की ओर बढ़ा और दक्कन के नवाब से ये कहा कि अब जब मैं उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा हूँ तो आप दक्षिण से हम पर हमला नहीं करेंगे। जब इतनी घटनाएं हो गई तो उत्तर भारत की ओर बढ़ते वक्त उसने मालवा पर अधिकार किया, उसने आगे चलकर गुजरात पर अधिकार किया,
आगे चलकर उसने बुंदेलखंड में बंगस को पराजित किया और उसी पराजय के समय उसे मस्तानी नाम की एक युवती से प्रेम हुआ। वो युवती कोई और नहीं बल्कि छत्रसाल महाराज की बेटी थी। ये बात अलग है कि उस युवती की माँ रूहानी को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। खैर, इसी मस्तानी से जब इनको मोहब्बत हो जाती है तो आगे चलकर ये इसी से विवाह करते हैं, जिस कारण दरबार में गुटबाजी और बढ़ जाती है, क्योंकि मस्तानी को लोग एक तरीके से मुस्लिम मानते थे और मराठा साम्राज्य में एक मुस्लिम का आना मराठों के पतन का एक कारण बन गया। खैर, वो एक अलग विषय है, उस पर हम कभी अलग से अध्ययन करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उसने कई सारे युद्ध किए और युद्ध करने के साथ साथ हुआ क्या कि दरबारी गुट जब बढ़ने लगा इस चीज़ को लेकर तो उसकी स्थिति कमज़ोर होती गई और 1740 तक आते आते उसका भी देहांत हो गया। जब उसका देहांत हो गया तो उसके वास्तव में चार बेटे थे। चार बेटे तो उसकी पहली पत्नी काशी से थे और दूसरा एक और बेटा उसका वो मस्तानी से था। मस्तानी से जो बेटा हुआ उसका नाम तो पहले उसने कृष्णा रखा, लेकिन ब्राह्मणों और पंडितों के विरोध के फलस्वरूप उसने उसका नाम शमशेर रख दिया। ये बात अलग है कि उसने अपने आप को मराठा राजनीति से आगे चलकर अलग कर लिया। तो वहीं जो बाकी बेटे थे काशी के द्वारा, चाहे वो बालाजी बाजीराव हों चाहे वो रघुनाथ राव हों, ये सब आगे चलकर मराठा प्रशासन में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। और इसी भूमिका की निभाने की दृष्टि में जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो उसके बड़े बेटे काशी के द्वारा बालाजी बाजीराव को शासन की बागडोर संभालने को कहा जाता है। और बालाजी बाजीराव ने अपने पिता के द्वारा स्थापित उस मराठा साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। ये बात अलग थी कि उसमें उसकी कुछ सीमाएं थीं, अर्थात उसमें दूरदर्शिता उतनी नहीं थी जितनी कि उस समय के बाजीराव प्रथम में थी। साथ ही कई और भी कमियां थीं जिसको लेकर इतिहासकारों में डिबेट है। तो आज हम वास्तव में बालाजी बाजीराव की कहानी को पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि बालाजी बाजीराव के बाद रघुनाथ राव की स्थिति, सदाशिवराव भाव की स्थिति, मल्हाव राव होलकर की स्थिति और आगे चलकर पानीपत का तृतीय युद्ध और उसमें तृतीय युद्ध में बालाजी बाजीराव की क्या भूमिका रही और बालाजी बाजीराव को शोक के कारण, दुख के कारण क्यों आगे मृत्यु का वरण करना पड़ा। इतनी सारी घटनाओं को हम पढ़ेंगे। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर आप ये 20 मिनट का रिवीजन क्यों कराते हो, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए, आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। किताबें पढ़ लेने से, क्लास कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो क्लास की कहानी आपके मन मस्तिष्क में कितनी अच्छी तरीके से अपनी पैठ बनाई हुई है, वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने वो सही से कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आप सच में क्लास को कर लिए। क्लियर? तो अब हम अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे बालाजी बाजीराव से। हमने प्रीवियस पूरी कहानी पढ़ ली है, तो अब आपको आगे की घटनाएं पढ़ने में ज़रा सी भी तकलीफ नहीं आएगी। क्लियर? जब हम बालाजी बाजीराव की बात करते हैं तो लोग उन्हें मोहब्बत से नाना साहब के रूप में भी पुकारते हैं। क्लियर? तो अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आखिरकार नाना साहब की संज्ञा किसे दी जाती है। तो नाना साहब वास्तव में बालाजी बाजीराव को कहा जाता है और आगे चलकर यही नाना साहब वर्ड 1857 के विद्रोह के समय बाजीराव द्वितीय के बेटे नाना साहब को भी कहा जाने लगा। क्लियर? आपने हमेशा पढ़ा होगा कि नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। क्लियर? तो ये चीज़ें क्या हैं, ये वास्तव में यही चीज़ें हैं। तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार नाना साहब दो कौन से हो गए, क्योंकि आप यहाँ पर जब पानीपत की थर्ड बैटल पढ़ोगे तो वहाँ आपको एक शब्द नाना साहब बार बार मिलेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमने आपको ये चीज़ें बताई। क्लियर? और दूसरी बात, यहाँ पे जयंती का संदर्भ जरूर लिया गया है, लेकिन ये
जो पिक्स है ये काफ़ी पुरानी है। तो आप ये मत समझिए कि आज के दिन शायद बालाजी बाजीराव नाना साहब की जयंती है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। क्लियर। तो आपने ये चीज़ें देख ली। अब हम इनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं और ये देखने का प्रयत्न करते हैं कि वास्तव में बालाजी बाजीराव की जो योग्यता थी वो अपने पिता से कितनी श्रेष्ठ थी या अपने पिता की अपेक्षा उसमें क्या कमियां थीं। क्लियर। तो आप जैसा कि जानते हैं कि बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक भारत में पेशवा के पद को सुशोभित करते हैं। 1761 वास्तव में पानीपत की थर्ड बैटल का टाइम पीरियड था और उसी समय अर्थात थर्ड बैटल के बाद ये शोक से इतने पीड़ित हो जाते हैं कि अपने आप को मृत्यु का वरण कर लेते हैं। लेकिन हम वो तो बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार बालाजी बाजीराव ने क्या क्या कार्य किया। ये तो हमने पढ़ लिया कि उनको साहू ने कैसे नियुक्त किया। अब हम ये देखेंगे कि आखिरकार उन्होंने अपने पिता बाजीराव प्रथम के मराठा साम्राज्य को कैसे स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने आगे चलकर कई सारे युद्ध किए और उन युद्धों के माध्यम से, संधियों के माध्यम से और अपनी सूरवीरता और शौर्य के माध्यम से बालाजी बाजीराव ने अपने पिता के उस स्वप्न को अर्थात हिंदू पद पातशाही के उस कॉन्सेप्ट को कटक से लेकर अटक तक फहरा दिया। अर्थात पूरी की पूरी मराठा सल्तनत को एक विस्तृत स्वरूप प्रदान कर दिया। और ये वही दौर है जब मराठा अपने चरमोत्कर्ष पर थे और अपने चरमोत्कर्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद ही मराठों का आगे चलकर पतन हो जाता है। उसके क्या कारण है हम आगे पढ़ेंगे। इसी दिशा में इनका जो दूसरा भाई था रघुनाथ राव, जिसे प्यार से राघोबा कह के काशी बुलाती थी, उसने अलीवर्दी खां से भी चौथ वसूला। अब आपके दिमाग में अलीवर्दी खां जैसी पर्सनालिटी का ध्यान आ जाना चाहिए कि अलीवर्दी खां वास्तव में उस समय बंगाल का एक सूबेदार था। क्लियर। जिसको आप पढ़ते हो अलीवर्दी खां के बाद वहाँ पे सिराजुद्दौला शासक बनाया जाता है। और आपको ये टाइम पीरियड भी पता है, ये 1740 के बाद का टाइम पीरियड है। अर्थात ये टाइम पीरियड है 1745 से 48 का। क्लियर। अब बात आती है कि जब रघुनाथ राव ने अलीवर्दी खां से भी चौथ वसूला तो उसने आगे देखा कि दिल्ली में काफ़ी सारे षड्यंत्र चल रहे हैं और ये षड्यंत्र किसी और के नहीं बल्कि पठानों और रूहेलों के मध्य के हैं। रूहेल बेसिकली और पठान बेसिकली ये चाह रहे थे कि दिल्ली में उस समय के नवाब को अपदस्थ कर दिया जाए, अर्थात मुगल साम्राज्य की सत्ता को समाप्त कर दिया जाए और उस मुगल साम्राज्य की सत्ता को समाप्त करके अब्दाली के शासन को वहाँ पर स्थापित किया जाए। अर्थात पठानों के शासन को अब मुगलिया सल्तनत में स्थापना के लिए प्रेरित किया जाए। और इसी दिशा में बढ़ते हुए पठानों और रूहेलों ने मिलकर अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रित किया। हालांकि आमंत्रित क्या किया, वो तो वैसे भी भारत में आना चाहता था, निमंत्रण तो केवल एक बहाना था। आपको पता है कि नादिर शाह ने 1739 पे भारत पर आक्रमण किया और उसने न केवल मुगल सत्ता को काफ़ी परेशान किया बल्कि कई सारी चीज़ें भारत से लूट कर ले गया, जिसमें उस समय का शाहजहाँ का तख्ते ताउस था और साथ ही उस समय का कोहिनूर हीरा था। आप में से कई सारे लोग जब लाल किले पे देखने जाते हो तो आपको वहाँ पर एक तख्ते ताउस मिलता है या आप कह सकते हो सिंहासन मिलता है। वो वास्तव में ओरिजिनल सिंहासन अब नहीं है। ओरिजिनल सिंहासन को नादिर शाह ले गया था और उसे तोड़ तोड़ कर वहीं पर अपने रास्ते में मार्ग में फेंकवा दिया था। समझ गए। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत रहा करिए कि जब आप लाल किला घूमने जाएं तो वहाँ आपको ये फीलिंग आए कि अच्छा ये वही तख्ते ताउस है। लोगों को बस दिखाने के लिए उस तख्ते ताउस को रखा गया है, ओरिजिनल तख्ते ताउस वहाँ पे नहीं है। क्लियर। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि जब उसको आमंत्रित किया गया अब्दाली को, तो अब्दाली अपनी पूरी टोली के साथ में, पूरी सेना के साथ में भारत की ओर उन्मुख होता है। और भारत की ओर आते वक्त उसने कई सारे क्षेत्रों को विजिट किया, वहाँ पर लूटमाट की और लूटपाट करने के बाद वो भारत से चला गया। जब वो भारत से चला गया तो उसी समय
मुगल सम्राट का जो सूबेदार था सफदरजंग। सफदरजंग आप में से कई सारे लोग नाम इसलिए भी सुनते होंगे क्योंकि दिल्ली में एम्स के पास में ही काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल। तो सफदरजंग आप बेसिकली समझ सकते हो कि ये कौन था। ये मुगल सम्राट में उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था, अर्थात मुगल प्रशासन में प्रधानमंत्री के पद से ये सुशोभित था। इसने क्या किया कि अपने सम्राट की रक्षा के लिए या मुगल साम्राज्य की रक्षा के लिए मराठों से सहयोग की डिमांड की। और जब मराठों से इसने सहयोग मांगा तो मराठों से ये कहा कि हम आपको 50 लाख रुपए वार्षिक देंगे। साथ ही न केवल 50 लाख रुपए देंगे बल्कि अजमेर, सिंध, पंजाब और दोआब से चौथ तथा सरदेश मुखी प्राप्ति की भी ओर आपको अनुमति प्रदान करेंगे। इस चीज़ को लेकर मराठे काफ़ी प्रसन्न हुए। मराठों ने कहा कि बिल्कुल आप चिंतित मत होइए, हम आपको न केवल अब आंतरिक सुरक्षा देंगे बल्कि बाह्य सुरक्षा देंगे। यानी कि एक तरीके से सफदरजंग के इस प्रपोजल ने मराठों को बॉडीगार्ड बना दिया। किसका? मुगल सम्राट का। और इस बॉडीगार्ड की दिशा में बढ़ते हुए मराठों की एक टुकड़ी पुणे से आती है। कहाँ पर? दिल्ली की ओर। किस लिए? क्योंकि उसको उस समय के मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की रक्षा करनी थी। मोहम्मद शाह वही रंगीला जिसको आप लोग आगे पढ़ते हो, मोहम्मद शाह रंगीला। क्लियर? खैर उसका शासनकाल भी काफ़ी अच्छा था कुछ चीज़ों के लिए विशेष तौर पर। क्लियर? तो उस समय मराठा सेना आती है। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे अगर आपने काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ लिया ना तो आपको कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आखिरकार ये रघुनाथ राव कहाँ से आया, मल्हार राव होलकर कौन था। मैं इसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और एक क्रमबद्ध तरीके से आपके मन मस्तिष्क में इमेज छपती चली जाए। क्लियर? अब जब मराठों ने ये संधि कर ली तो मराठा सेना के एक दो सिपाही अर्थात रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर अपनी अपनी टुकड़ी लेकर दिल्ली की ओर चले। अब आप हमें बस ये बता दीजिए कि रघुनाथ राव कौन था। ये वास्तव में बालाजी बाजीराव का भाई था। क्लियर? आपको मैंने बताया कि बाजीराव प्रथम के 4 बेटे थे जो कि काशी से हुए थे और एक बेटा जो मस्तानी से हुआ था। तो ये वास्तव में काशी का बेटा था रघुनाथ राव अर्थात राघोबा। इसीलिए कहीं पर अगर आपको रघुनाथ राव की जगह राघोबा लिखा मिले तो आप उसे राघोबा ही ना समझकर रघुनाथ राव भी समझ सकते हो। क्लियर? तो अब जब ये टुकड़ी 2 लोगों के नेतृत्व में आई तो इन्होंने बॉडीगार्ड की तरह रक्षा करते हुए मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को फिर से सिंहासन पर बैठा दिया और सतलज से लेके बनारस तक की पूरी प्रभुता को या पूरे के पूरे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया सुरक्षा की दृष्टि से। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मास्टर ये सतलज नदी कहाँ पे है। तो आप जानते हो कि सतलज नदी ये पंजाब के एरिया में पड़ती है। अभी हम आगे मैप के रूप में देखेंगे। जैसे कि आप ये देखें, ये रीजन है यहाँ का सतलज का रीजन। क्लियर? अटक के पास का रीजन। समझ गए? और जब यहाँ पे सतलज के रीजन तक इन्होंने अपनी प्रभुता स्थापित कर ली तो यहाँ से लेके बनारस तक, ये था आपका बनारस का एरिया। क्लियर? यहाँ तक इन्होंने कब्जा कर लिया अर्थात अवध के क्षेत्र तक, और यहाँ तक इन्होंने सिक्योरिटी देने की बात की। और आप ये भी जानते हो कि मराठों ने, ये उनका पूना था, ये दूसरा केंद्र सतारा और तीसरा कोल्हापुर। क्लियर? आप ये भी जानते हो कि दक्कन के नवाब को उन्होंने शांत कर रखा था, निज़ाम को, इसीलिए वो उत्तर की ओर बढ़े थे और गुजरात भी विजिट किया था, मालवा का क्षेत्र भी किया था और आगे चलकर बुंदेलखंड भी किया था। और राजपूत ये इनके इसलिए अधीन थे क्योंकि सब हिंदू पद पातशाही का कॉन्सेप्ट था। क्लियर? तो आपने ये सारी चीज़ें प्रीवियस पार्ट में देख ली थी। अर्थात अब इनका शासन अटक से शुरू हो चुका था और बनारस तक केंद्रित हो गया। क्लियर? तो आपने इतनी चीज़ें जब देख ली तो क्या हुआ कि मराठों को ये लगा कि अब यही एक मौका है, क्यों ना हम जो अब्दाली लाहौर में अपने एक एजेंट नहीं बल्कि उसका बेटा था तैमूर। अब आपके दिमाग में ये बात क्लिक की होगी कि सर तैमूर नाम को हमने कहीं सुना है।
और सुना ही नहीं है बल्कि इसके ईशू को भी हमने पढ़ा है। तो बिल्कुल तैमूर दो हैं, एक है तैमूर लंग और दूसरा है तैमूर जो अहमद शाह अब्दाली का बेटा है। अर्थात इस तैमूर को उस समय के मराठा सरदार ने या मराठा उस समय के सेनापति रघुनाथ राव ने लाहौर से बाहर निकाल दिया, और लाहौर से जब उसे बाहर निकाल दिया तो समस्त पंजाब का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। समझ गए? अब बताओ कि जब बेटे को ही कोई निकाल दे और बाप उस युग का सर्वोच्च सेनापति हो तो क्या बाप चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं चुप बैठेगा। और बाप अगर चुप नहीं बैठेगा तो वो बदला लेने के लिए उन्मुख होगा और वो ढूंढेगा उस व्यक्ति को जिसने उसके बेटे को उसकी सत्ता से बेदखल कर दिया या उसके जीते हुए क्षेत्र से बेदखल कर दिया। अर्थात अब्दाली का ये स्वाभाविक आमंत्रण था भारत पर आक्रमण करने का, क्योंकि रघुनाथ राव ने उसके बेटे को वहाँ से निकाल दिया। क्लियर? खैर, ये तो हम आगे पढ़ेंगे निकाला क्यों। अभी हमने जो कहा तैमूर के, तो आप जानते हो कि करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे का नाम है तैमूर। क्लियर? तो अब आप इनमें से दो में से किसी को भी जोड़ सकते हो। वैसे जोड़ा तैमूर लंग को ही जाता है, क्योंकि उसने भारत में काफ़ी ज़्यादा आक्रमण किए थे और साथ ही उसने भारत में लूटपाट की थी। कई सारी महिलाओं को उसने जिंदा जला दिया था। मतलब उसका जो कैरेक्टर था वो एक तरीके से समझ सकते हो आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तो ऐसे नामों से इसीलिए लोगों को आपत्तियां हुई थी। खैर, आप समझ गए करंट का। जब ये सारी चीज़ें हो गई और ये मराठों को लगा कि वास्तव में अब अब्दाली भारत पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो मराठों ने सोचा कि केवल और केवल रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर की सेना अब्दाली से मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसीलिए अब्दाली से मुकाबला करने के लिए पूना से फिर से एक सेना भेजी जाती है, और वो सेना भेजी जाती है सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में। क्लियर? भाऊ ये वर्ड आप हमेशा एक तरीके से समझ सकते हो कि बड़े भाई के लिए उपयोग किया जाता है महाराष्ट्र रीजन में, जहाँ तक मुझे पता है। तो भाऊ, दादा, जैसे आप बंगाल में दादा वर्ड सुनते हो, तो वही वर्ड यहाँ पे है सदाशिवराव भाऊ। क्लियर? नहीं कहा जाता है कई सारी फिल्मों में, खासतौर पर डॉन लोग कहते हैं एक दूसरे के भाऊ ये कर लो, भाऊ वो कर लो। क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ पे है। और आपने अगर बाजीराव मूवी देखी हो, बाजीराव सिंघम मतलब, तो उसमें आप देखते हो भाऊ को लेकर। क्लियर? तो पूना से सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक सेना जाती है मराठों का सहयोग करने के लिए। क्लियर? कौन से मराठे? जो कि उस समय रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर के साथ में होते हैं। इसी दिशा में आगे चलकर जो अब्दाली था उसने वहाँ पर न केवल मल्हार राव होलकर को पराजित किया, न केवल दत्ता जी को पराजित किया, न केवल संभाजी को पराजित किया, न केवल रघुनाथ राव को पराजित करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ता चला आया। ध्यान देना, पराजित किया है, मारा नहीं है किसी को। इसीलिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनकी पर्सनैलिटी क्यों शेष रह गई। क्लियर? तो जब वो इन सबको पराजित करते हुए चला आया, तो अर्थात उसने उस समय के मराठा के उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया जो वास्तव में दिल्ली आने से रोक रहे थे। क्लियर? और तोड़ता हुआ वो 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान पर पहुंच गया, और इस मैदान पर पहुंचने के साथ ही उसने उस समय के सदाशिवराव भाऊ के साथ में युद्ध किया। क्लियर? ये बात अलग है कि उस युद्ध में मराठों की पराजय हुई, उस युद्ध ने मराठों की कमर तोड़ दी, या उस युद्ध ने मराठों के उस दिवा स्वप्न को धूमिल कर दिया जिसमें वो अटक से लेकर कटक, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक के क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए एक स्थायित्व पृष्ठभूमि ढूंढ रहे थे। क्लियर? तो हम उसे पढ़ेंगे अपने आगे की ही कुछ घटनाओं के बाद कि पानीपत की आखिरकार तृतीय लड़ाई हुई क्यों, उसके पीछे का कारण क्या था और उसका दोषी कौन था। लेकिन हमने आपको यहाँ पर इसलिए ये कहानी बता दी थोड़ी सी, क्योंकि इसी के बाद बालाजी बाजीराव शोक के कुल में इस तरह गमगीन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक या दो मराठे नहीं मरते,
बल्कि यहाँ पर लगभग 1 लाख से भी कम के, कुछ बहुत कम मराठे मारे जाते हैं। उस समय के कई सारे हिस्टोरियन ये कहते हैं, चाहे वो JN सरकार हो, चाहे सरदेसाई हो, चाहे काशीराज पंडित हो, ये लोग कहते हैं कि शायद ऐसा कोई परिवार था मराठों में जिसने कोई ना कोई अपना ना खोया हो, या शायद कोई ऐसा परिवार हो जो पूरी की पूरी तरह ना समाप्त हो गया हो। अर्थात हर एक मराठा परिवार से हर एक व्यक्ति का देहांत हुआ ही था। अर्थात इस तरीके से मराठों की गरिमा, मराठों के महान सेनापति और मराठों की प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई, जिसके शोकाकुल में आगे चलकर बालाजी बाजीराव का देहांत हो गया। क्लियर? बालाजी बाजीराव का न केवल देहांत हुआ, और देहांत का रीज़न एक और था कि उस समय सदाशिव राव भाऊ को भी मार दिया जाता है, और इनके दूसरे एक और बेटे विश्वास राव को भी मार दिया जाता है। इसीलिए कई बार एक इनके जो दरबारी थे, जब उनसे पूछते हैं बालाजी बाजीराव कि आप हमें ये बताइए कि इस समय युद्ध की स्थिति क्या है महाराज, तो उस समय वहाँ के जो दरबारी थे उन्होंने कहा कि महाराज, 2 कुल के मोती विलीन हो गए। मतलब वो इन कोडिक वर्ड में बोलते हैं, तो कुल के मोती का मतलब यही था कि विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो आपने यहाँ तक की कहानी पढ़ ली। आपको ये भी पता है कि हमने आपसे कहा है कि पानीपत के युद्ध को हम आपको आगे बढ़ाएंगे। समझ गए? जब आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली तो मन में एक ये प्रश्न उठना लाजमी है कि सर, क्या इतनी घटनाओं को देखकर हम बालाजी बाजीराव के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और जब हम बालाजी बाजीराव के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि वास्तव में उसके अंदर नेतृत्व का गुण तो था, अर्थात उसमें लीडरशिप तो थी, लेकिन अपने पिता बाजीराव प्रथम की अपेक्षा काफ़ी कम थी। क्यों कम थी उसे हम आगे देखेंगे। और उसने अपने पिता की उस बागडोर को, अपने पिता की उस विजय पताका को पूरी तरीके से सिंधु से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रसारित कर दिया था, जिससे मराठा उस युग के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। अर्थात सिंधु से लेकर कन्याकुमारी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि सिंधु से लेकर कन्याकुमारी में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का मतलब कि कई सारे नरेश, चाहे वो निज़ाम हो, चाहे वो मैसूर हो, या फिर आगे चल के त्रावणकोर हो, ये सब के सब चौथ और सरदेश मुखी देते थे। किसको? मराठों को। इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी की बात होती थी। क्लियर? बाकी मुगल सत्ता वगैरह भी इनके अधीन आ गए थे क्योंकि संधियाँ भी हुई थी। क्लियर? और उस संधि के माध्यम से वो इनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। इसीलिए कहा जाता है कि सिंध से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र इनके अधीन आ चुका था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर? जब आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली तब प्रश्न उठता है कि आखिरकार इसका व्यक्तित्व कैसा था। तो लोग ये कहते हैं कि इसका व्यक्तित्व अपने पिता की अपेक्षा काफ़ी मानवीय और काफ़ी सौम्य था। मानवीय का मतलब इसके अंदर मानवता का गुण था, इसमें अक्खड़पन बिल्कुल नहीं था जो कि इसके पिता में विद्यमान था। क्लियर? सौम्य शासन का मतलब कि ये हमेशा लोगों के साथ में मिलजुल कर रहता था और एक टीम लीडर की तरह लोगों को प्रमोट करता था। इसने न केवल अपने शासन में भूमिकर व्यवस्था में रिफॉर्म किए, बल्कि न्याय प्रणाली में भी सुधार करके पुलिस का उपयोग करके उन गुंडों को दंडित कराने का भी प्रयत्न किया जो उस समय के समाज के ताने बाने को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। उसने जब ये देखा कि न्याय प्रणाली केवल और केवल उच्च स्तरीय लोगों तक पहुंच ही विद्यमान कर पाती है, अतः उसने ग्रामीण पंचायतों को भी काफ़ी मजबूती प्रदान की और कोशिश किया कि पंचायतें उस समय के गांवों को डेवलप करें। और जब वो गांवों को डेवलप करें तो इससे न केवल व्यापार वाणिज्य को प्रमोशन मिले, बल्कि उस समय के जो लोग थे या उस समय के जो आमजन होते थे उनको हर तरीके की राहत की प्राप्ति हो। इसी दिशा में
बढ़ते हुए उसने न केवल सांस्कृतिक कार्यों को प्रमोट किया बल्कि लोक निर्माण कार्यों को भी प्रमोट करके जन जन में खुशी लाने का प्रयत्न किया। चाहे वो राजमार्ग के निर्माण की बात हो, चाहे फिर मंदिर निर्माण में दान की बात हो, ये सारे प्रोविजंस अपनाकर वो लोगों के दिलों में अपनी एक पैठ बना पाया, जो कि उसके पिता की भय की व्याकुलता के कारण बनी हुई थी। अर्थात बिना भय के अपने सौम्य और मधुर स्वभाव से लोगों के दिलों को जीतने का प्रयत्न किया। क्लियर। जब इतनी चीज़ें हमने देख ली तो हमने वास्तव में इसके एक पक्षी वर्णन को देखा। अर्थात कई सारे लोग ये कहते हैं कि ये बात ठीक है कि उसका स्वभाव मानवीय था, उसमें सौम्यता का मिश्रण था, लेकिन उसने अपने पिता के हिंदू पद पातशाही के उस कॉन्सेप्ट को तिलांजलि दे दी, जो कि आगे चलकर उसके पतन का एक कारण बनी। क्यों? हिंदू पद पातशाही का क्या कॉन्सेप्ट था? हिंदू पद पातशाही का कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी हिंदू सम्राट हैं, जितने भी हिंदू सम्राट हैं या जितने भी हिंदू राजा हैं, चाहे फिर वो राजपूत हों, चाहे फिर वो मेवाड़ के हों, चाहे फिर वो बुंदेलखंड के हों, चाहे फिर वो रुहेलखंड के हों, चाहे वो मालवा के हों, चाहे फिर वो गुजरात के हों, या फिर चाहे वो दक्कन के हों, वो सब के सब एक हैं। अतः इन लोगों से किसी भी तरीके की ना चौथ वसूली जाएगी और ना ही किसी तरीके की इनसे सरदेश मुखी की वसूली होगी। क्लियर। लेकिन ये चीज़ बाजीराव प्रथम सोचता था, ये चीज़ बालाजी बाजीराव नहीं सोच पाया। अर्थात बालाजी बाजीराव के कई सारे अधिकारी, चाहे फिर वो मल्हार राव होलकर हों, चाहे फिर वो महादजी सिंधिया हों। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर महादजी सिंधिया का नाम लगता है सुना सुना है। तो बिल्कुल, आप इस समय राजस्थान की पॉलिटिक्स को लेकर जब सुनते हो तो कई बार सिंधिया के परिवार को हमेशा सुनने लगते हो। तो वास्तव में सिंधिया के परिवार का ओरिजिन इन्हीं महादजी सिंधिया से ही माना जाता है। क्लियर। तो कभी हम पढ़ेंगे उस पर काफ़ी डिटेल में कि महादजी सिंधिया को लेकर कैसे वंशानुक्रम चेंज हुआ। क्लियर। तो वो राजस्थान की पॉलिटिक्स है, खैर राजस्थान वालों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ होगी। विशेषकर होलकर व सिंधिया ने जब राजपूत प्रदेशों को लूटा तो इससे हिंदू पद पातशाही को धक्का लगा। क्यों? क्योंकि राजपूत तो ये समझते थे कि यार अपनों से टैक्स क्या लिया जाएगा। आप सिंपल से सोचो कि जब आप आईएएस बन जाएंगे या आप आईएएस बन जाएंगी और आप ही के परिवार के किसी व्यक्ति का काम है या आप ही के भाई का काम है या आप ही के मोहल्ले के किसी व्यक्ति का काम है, तो क्या आप उससे ये कहेंगे या आप उससे ये कहेंगी कि भाई आप हमको 5 लाख रुपए दो तभी हम आपका एक काम कराएंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। और वैसे भी आप रुपए के लिए तो काम करेंगे ही नहीं। लेकिन कई बार होता है कि हम काम कराते भी नहीं हैं। तो वो प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आप भी उस पद पातशाही का खंडन कर दोगे। क्लियर। क्योंकि उसी उम्मीद के लिए तो वो लोग आपको देखना चाह रहे हैं। ये बात अलग है, किसी में सकारात्मक है, किसी में नकारात्मक है। कोई आपको सफल होकर देखना चाहता है तो कोई असफल होकर। क्लियर। लेकिन देखना अंत में सब चाहते हैं। क्लियर। तो इन लोगों ने क्या किया कि हिंदू पद पातशाही के कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया और आगे चलकर हद तो तब हो गई जब बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव ने खुम्बेर के जाट के दुर्ग को घेर लिया। अर्थात खुम्बेर के जाट भी यही समझते थे कि ये मराठा सरदार हम पर तो हमला नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग नहीं माने। और नहीं मानने का सबसे बुरा जो परिणाम निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि जब बैटल ऑफ पानीपत की थर्ड हुई तो इस थर्ड बैटल में जहां मुस्लिम एक हो गए अब्दाली के साथ में, वहीं जितने भी हिंदू राजा थे वो बिखर गए। और पराजय का एक ये भी कारण बना कि इनमें एकता नहीं थी, अर्थात इनमें आपसी वैमनस्य था साम्राज्य के स्तर पर। और इसी ने मराठों की संजीवनी शक्ति को सुखा दिया। क्लियर। तो आप ऐसे समझ सकते हो, हालांकि पानीपत का हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जब ये स्थितियां हुई, अर्थात पहले हर एक राजवंश ये समझता था कि मराठा हमारे सरदार हैं और हम उनके अधीन हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मराठे ही हमको लूट मार कर रहे,
हम ही से चौथ और सरदेश मुखी वसूल रहे हैं, तो क्यों ना अब हम अपने आप को स्वायत्तता हासिल कर लें। अर्थात अब वो सब के सब सामंतशाही भावना की ओर उन्मुख हुए। सामंतशाही का मतलब ये होता है कि पहले आप किसी के अधीन होते हो, लेकिन अब आप आगे चलकर स्वायत्त होने लगे। आपके पास एक भूमि का टुकड़ा हो गया, आपके पास एक सेना हो गई। आपने उस सेना के सहयोग से अपने क्षेत्र को उस क्षेत्र से अलग कर लिया जिसकी प्रभुता के अधीन आप एक समय आते थे। क्लियर? तो आपने ये चीज़ें देख ली, और ये जब चीज़ें हो रही थी, मतलब सामंतशाही की व्यवस्था जब शुरू हो गई, तो आगे चलकर जो राजनीति का जो मुख्य केंद्र था, अर्थात पॉलिटी का जो मुख्य केंद्र था मराठों की सत्ता में, वो अब पूना से चेंज होकर महादजी सिंधिया के दरबार में केंद्रित हो गया। अर्थात अब पूना केंद्र न होकर, अर्थात पूना केंद्र का संचालन न करके, जैसे दिल्ली राजधानी न होकर कल को गुजरात हो जाए तो चेंज आ सकते हैं। क्लियर? तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे। जब ये चीज़ें चल रही थी तो उसी दौर में 1748 से 63 के मध्य, अब आप बताइए इस समय क्या हुआ था। तो आप कहोगे मास्टर सब पता है, इस समय तो कर्नाटक वॉर शुरू हो गया था, और इसी समय तो क्लाइव के द्वारा प्लासी जीता जा चुका था और बक्सर को जीतने की तैयारी शुरू होने वाली थी। क्लियर? तो बिल्कुल सही आपने कहा। इसी समय तक 1748 से 63 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भी चुनौती देने लगी थी। अर्थात वो कर्नाटक के क्षेत्रों को जीत चुकी थी, और जब वो कर्नाटक के क्षेत्रों को जीत चुकी थी तो उस समय वो ये निश्चिंत हो चुकी थी कि अब हमें आगे चलकर मराठों और निज़ाम को पराजित करना है। क्लियर? इसी दिशा में उसने प्लासी की विजय भी कर ली थी, आप अच्छे से जानते हो। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ध्यान देना, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो उस समय किसी भी मराठा साम्राज्य के सिपाही के अंदर ये जूं तक नहीं रहेंगी कि वास्तव में ये कंपनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अर्थात ये कंपनी महत्वाकांक्षा की ओर बढ़ रही है और ये आगे चलकर हमारे लिए ही नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा नहीं सोचा, बल्कि उल्टा अपने क्षेत्रीय साम्राज्य के लोगों को पराजित करने के लिए मराठों ने कंपनी का सहयोग लिया और कंपनी के सहयोग से अपनों को ही मरवा डाला। अर्थात उस समय का जो तुलाजी अंग्रिया, जो कि मराठा नौसेना का सर्वोच्च सेनापति था, जिसके नेतृत्व में मराठों की नौसेना इतनी मजबूत थी कि जो आने वाले समय में न केवल बुस्सी की नौसेना को पराजित कर चुकी थी, न केवल उस समय के हिंद महासागर और अरब की खाड़ी में अपनी प्रभुता स्थापित कर चुकी थी, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी चुनौती दे रही थी। अर्थात तुलाजी अंग्रिया को मरवाना न केवल मराठों की अदूरदर्शिता का परिणाम था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की दूरदर्शिता का परिणाम था। आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोल गए? ऐसा इसलिए बोल गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती ही थी कि तुलाजी अंग्रिया को मरवा दिया जाए, क्योंकि तुलाजी अंग्रिया ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसैनिक श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए बार बार उन्मुख हो रहे थे। तो इसलिए मराठों की मदद से अपने ही मराठों को मरवा दिया, तुलाजी अंग्रिया को। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आप तुलाजी अंग्रिया की इतनी तारीफ ही कर रहे हो, तो ज़रा इनका कुछ बेसिक फीचर ही हमें बता दो ताकि हम भी इनको याद करके इनकी महानता को समझ सकें। तो आप में से कई सारे लोगों ने मूवी देखी होगी, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन एंड एट वर्ल्ड्स एंड। क्लियर? ये दो मूवियाँ ऐसी हैं जिसमें उस समय की सामुद्रिक स्थिति को दर्शाया गया है। और पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का जो उस समय का हीरो था, जिसके बड़े बड़े बाल हैं, जैक स्पैरो, वो वास्तव में राजा बुलाता है किसे? कान्हो जी को। कान्हो जी कौन था? कान्हो जी के दादा, सॉरी, कान्हो जी वास्तव में तुला जी के दादाजी थे। क्लियर? अर्थात ये एक वंशानुक्रम था, कान्हो जी, सांभो जी, जत्थो जी और तुला जी। क्लियर? ये तीन लोग आते हैं अपने उस समय के।
तो कान्होजी के समय से ही मराठों की नौ सैनिक श्रेष्ठता कैसी थी, ये आप इस बात से पता लगा सकते हो कि उस समय के जो लुटेरे होते थे स्पैरो वगैरह, वो सब कान्होजी को अपना भाई मानते थे, मतलब बड़ा डॉन मानते थे। अब जब बड़ा डॉन सोचो जैक स्पैरो मानता है, तो फिर कंपनी की क्या मजाल। तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्तिशाली शक्ति को पराजित करने में मराठों ने स्वयं भूमिका निभाई, अर्थात बालाजी विश्वनाथ के अंदर, सॉरी, बालाजी बाजीराव के अंदर इतनी बड़ी दूरदर्शिता नहीं थी जो कि बाजीराव प्रथम के अंदर थी, या आप कह सकते हो जो कि अलीवर्दी खां के अंदर थी। क्लियर। तो इस चीज ने भी मराठों के पतन में सहायक की भूमिका निभाई। समझ गए। तो आप ये देख सकते हो, मैंने वही बात बताई कि समझाने, और हद तो तब हो गई, हाँ एक बात और यहाँ पे, कि हद तो तब हो गई जब बालाजी बाजीराव को तुलाजी अंग्रिया समझाने गए कि प्रभु आप इनकी मेंटलिटी को नहीं समझ सकते हो, हम समुद्र में रहते हैं तो हमें एक एक चीज़ पता है। तो हुआ क्या कि बालाजी बाजीराव मर्मज्ञता के अभाव में उसे वहीं पर बंदी बना लेते हैं। आप सोच सकते हो कि वो गया था उन्हें समझाने, परसुएट करने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पानीपत के तृतीय बैटल से भी ज़्यादा खतरनाक है, अतः आप इससे निपटने के यत्न करो। लेकिन बालाजी बाजीराव ने इस चीज़ को नहीं समझा, और जब नहीं समझे तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद उसे मरवा दिया। क्लियर। तो ये कहानी थी तुलाजी अंग्रिया की, और यही वास्तव में मराठों के आगे चलकर पतन के कारण बनते हैं। देखिए ये जो पतन के कारण हैं, आप जब लिखोगे कि अपनों को ही मरवा देना या अपनों के प्रति अदूरदर्शिता दर्शाना, तुलाजी अंग्रिया विशेष तौर पर, तो एग्जामिनर को आपकी अपेक्षा अन्य की पुस्तकों में या अन्य की उत्तर लेखन कॉपियों में इसका अभाव मिलेगा, जिस कारण एग्जामिनर आपको अन्य की अपेक्षा अधिक अंक दे देगा। इसीलिए कहा जाता है कि सामान्य पुस्तकें पढ़ने से अच्छा है कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ो जहाँ से आपके अंकों में बढ़ोतरी हो। क्लियर। तो आपने ये चीज़ें देख ली। अब वही बात है कि कई सारे हिस्टोरियन इन सभी घटनाओं को संक्षिप्त रूप से बालाजी बाजीराव के व्यक्तित्व के मूल्यांकन करते हैं, जिसमें किनकेट तथा पार्सिनीज। आप सोचते होंगे मास्टर ये रोज़ हमेशा किनकेट और पार्सिनोज का नाम क्यों आ जाता है, क्योंकि वास्तव में इन्होंने आ हिस्ट्री ऑफ द मराठा पीपल नाम की बुक लिखी है, और उसमें हर एक पर्सनैलिटी का अच्छे से मूल्यांकन किया है, तो इसलिए इनका नाम आ जाता है। आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, और अगर याद नहीं रखोगे लेकिन हम आपको इतनी बार याद करा देंगे, जैसे रिचर्ड टेम्पल आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, आपको पता है कि मंदिर की घंटी है, जब चाहे तब उसको बजा लो। क्लियर। तो ऐसे ही आपको अगर 50 से 60 हिस्टोरियन का नाम पता चल जाएगा, तो इंटरव्यू के पैनल में अगर आपसे उसने पूछ दिया कि आप हमें 10 हिस्टोरियंस के नाम बताइए, तो आप ये नाम बता सकते हो कि किनकेड है, पार्सिनोज है, पर्शवेल स्पीयर है, सर रिचर्ड टेम्पल हैं। क्लियर। सर देसाई हैं, यदुनाथ सरकार हैं, जादूनाथ सरकार हैं, मुहिब्बुल हसन हैं, ऐसे आप गिन के बता सकते हो फटाफट, तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। क्लियर। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन बन जाते हैं, और उस समय क्योंकि ना तो आपको याद करने का टाइम होता है और ना आप याद कर पाते हो। क्लियर। और फिर इसी में पूछ देगा कि किनकेड और पार्सिनोज ने किस पे लिखा, तो आप बता सकते हो कि भाई साहब वो मराठों पे लिखे थे। यदुनाथ सरकार ने किस पे लिखा, उन्होंने प्लासी पे भी लिखा, मराठों पे भी लिखा। समझ गए। तो आप ऐसे ये उपयोग कर सकते हो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बाजीराव जितना महान तो नहीं था, किंतु फिर भी सुलझा हुआ तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। देखो इन लाइन के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जब अपने अगले पार्ट में मराठों के आंग्ल मराठा संघर्ष को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके अपने अगले पार्ट में जब सिंध को कंप्लीट कर लेंगे, तब हम अपने, आप ये कह सकते हो कि 15, 16, 17 से लेकर 19 पार्ट तक में हम क्वेश्चन आंसर को ही डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे इन क्वेश्चंस को हम जरूर डिस्कस करेंगे। क्लियर। कि बाजीराव के जितना महान क्यों नहीं था, फिर भी सुलझा हुआ वह दूरदर्शी राजनीति क्यों था, और फिर इसकी सीमाएं बता देंगे। क्लियर। क्योंकि हम चाहते हैं ना कि टेस्ट सीरीज में कोई चीज़ हम आगे चल के कराएं, वो यहीं से अभी आपका फाउंडेशन बना दे, और जब टेस्ट सीरीज हम 30 जून से शुरू करें तो आपको हर चीज़ हवा लगे। क्लियर। चलिए
फिर बात आती है कि उसने निज़ाम की शक्ति को केवल छाया मात्र ही बना दिया, और यदि पानीपत का युद्ध न होता तो समस्त दक्षिणी भारत मराठों के अधीन होता। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बालाजी बाजीराव ने निज़ाम की शक्ति को केवल छाया मात्र बना दिया था, अगर पानीपत का युद्ध न हुआ होता तो शायद वो समस्त दक्षिण भारत को मराठों के अधीन कर देता। विवेचना कीजिए। समझ गए? तो ये जब आता है ना प्रश्न तो कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हम इसको भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। पेशवा के कार्य में वो इतना उलझा कि दिल्ली ना जा सका। मतलब जब वो नाना साहब बन गया तो पेशवा की भूमिका काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसे हर एक चीज़ को देखना होता था। अर्थात पहले तो वो केवल सेनापति का रोल प्ले करता था, लेकिन अब वो शासन के हर क्षेत्र में दखल देने लगा। आपने देखा ना कि कैसे लोक निर्माण की ओर उन्मुख हुआ, कैसे न्याय विभाग में रिफॉर्म किया, कैसे उसने वहाँ पे पुलिस प्रबंधन किया, कैसे वहाँ की आम जनता को खुश किया। तो मतलब उसका ध्यान अब दिल्ली की ओर ना जा सका। मतलब वो पठानों के उस संकट को नहीं समझ पाया जिस संकट को उसके समझना अति आवश्यक था। उसने उन चीज़ों को हल्के में लिया और उसने सोचा कि उसका बेटा रघुनाथ राव और सदाशिवराव भाव और मल्हार राव होलकर अच्छे से इस सिचुएशन को टैकल कर लेंगे। क्लियर? लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। आगे चलकर जेम्स ग्रांट डफ लिखते हैं कि शक्तिशाली ब्राह्मणों में वो एक काफ़ी अच्छा व्यक्ति था, और उसके काल की जो जनता की अवस्था में जो सुधार हुआ वो वास्तव में काबिल तारीफ है। साथ ही उसके समय में कृषक वर्गों को जो राहत मिली थी वो भी काफ़ी उन्नतशील थी। अर्थात उसका व्यक्तित्व एक मिला जुला व्यक्तित्व था। क्लियर? उन्होंने ये कहा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। फिर आता है कि अंत की एक लाइन, उपयुक्त जब हम सारी घटनाक्रम को अगर देख लें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि बालाजी बाजीराव अनुकूल परिस्थितियों से भी लाभ उठाकर मराठा प्रभाव का विस्तार किया, परंतु एक दूरदर्शी राजनीतिक के रूप में उसकी सफलता उतनी उल्लेखनीय नहीं रही। क्लियर? तो अब आपको हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे कि कैसे उसकी दूरदर्शी राजनीतिक असफल रही, अर्थात उसमें दूरदर्शिता के अभाव ने कैसे उसकी सफलताओं को धूमिल कर दिया। क्लियर? ये एक तरीके का वैसा ही प्रश्न है। और जब आप ऐसे प्रश्न सॉल्व करने लगेंगे ना तो सरल वाले प्रश्न तो बिना गुठली के आम हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मास्टर ये लाइन तो हमने कहीं सुनी है, तो बता दीजिए कहाँ सुनी थी। आपने सुनी थी जब निज़ाम के पास बाजीराव प्रथम मिलने गया था। क्लियर? अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये पिक्चर का आपने यहाँ पे क्यों उपयोग किया है, वास्तव में इन हीरोइन साहिबा का और इन हीरोज़ को क्यों यहाँ पे लिया है। क्लियर? तो वास्तव में हमने इसलिए लिया क्योंकि आपको ये लगे कि ये तीनों के तीनों लोग आपको देख रहे हैं कि क्या आप इनकी कहानी को पढ़ने की कोशिश करोगे, क्या आप ये जानने का प्रयत्न करोगे कि वास्तव में इन लोगों ने आपस में दोनों ने युद्ध क्यों किया, और दोनों ने अगर आपस में युद्ध किया तो कौन जीता कौन पराजित हुआ, और जब कौन जीता कौन पराजित हुआ तो उसके बाद स्थिति क्या हो गई। अर्थात ये थे महाराज सदाशिवराव भाऊ और ये थे अहमद शाह अब्दाली। अब ये कौन थी ये हमें नहीं पता। क्लियर? ये वास्तव में ये इनकी पत्नी होंगी। क्लियर? अब बात आती है कि जब इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली, अब इनको देखो ऐसे मत याद रखना कि हाँ ये संजय दत्त हैं, ये फला हीरो हैं, ये फला हीरोइन है, ऐसे नहीं याद रखना है। क्लियर? इनको बस ऐसे याद रखना है कि ये सदाशिवराव भाऊ हैं और ये अहमद शाह अब्दाली हैं, ताकि आपके दिमाग में इमेज छप जाए कि हाँ उस समय पानीपत की थर्ड बैटल का प्रमुख प्रतिनिधि कौन कौन थे। समझ गए? तो अब इनकी कहानी पढ़ ही लेते हैं क्योंकि गुस्सा तो ये लोग हो ही रहे हैं। क्लियर? तो हमने जैसा कि आपसे कहा था कि पानीपत की लड़ाई की शुरुआत वास्तव में वहाँ से शुरू होती है जब सफदरजंग ने मराठों से सैन्य सहायता मांगी कि आप हमारी मदद कर दो, और आप हमारी मदद करोगे तो हम आपको 50 लाख रुपए देंगे। सिंध में, पंजाब में, उस अजमेर में और दोआब के क्षेत्र में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का भी अधिकार देंगे। लेकिन उस समय रघुनाथ राव ने अपनी प्रभु सत्ता के लिए जब पंजाब पर हमला कर दिया, सॉरी लाहौर पर जब हमला कर दिया तो पंजाब को अपने अधीन कर लिया। लेकिन लाहौर में उस समय का जो शासक था वो था अब्दाली का बेटा तैमूर, और तैमूर को जब उन्होंने वहाँ से अबदस्त करके भगा दिया
तो वो रोता हुआ गया अपने पिता के पास और बोला कि पापा, मुझे रघुनाथ राव ने अर्थात राघोबा नाम के एक मराठा व्यक्ति ने अपदस्थ कर दिया है, और अगर आप मेरे पापा हो तो आप उनसे बदला लो जाके। तो अब्दाली बोलता है कि बेटा तुम चिंतित मत हो, रघुनाथ राव को क्या, हम पूरी मराठा की सल्तनत को ही ख़त्म कर देंगे। और वो काफ़ी गुस्से में, काफ़ी क्रोध में, आप देख रहे हो कितना चेहरा क्रोधित है इनका। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्रोधित हैं क्योंकि ये जा रहे हैं अपने बेटे का बदला लेने, और कोई भी बाप अपने बेटे की बेइज्जती तो सह नहीं सकता। तो ये जाते हैं और रास्ते में इनको जो जो भी मिलता है, चाहे वो दत्ता जी हों, चाहे वो मल्हार राव होलकर हों, चाहे वो रघुनाथ राव हों या संभाजी हों। देखो संभाजी और शंभू जी सब अलग अलग हैं, क्लियर। इसीलिए मैं वर्ड बोलते समय ध्यान रखता हूँ कि मैं संभाजी बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, क्लियर। इन सबको पराजित कर दिया और उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया जो कि पश्चिमी क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाए हुए था ताकि दिल्ली पर कोई हमला ना कर पाए, क्लियर। लेकिन जब इस चक्र को तोड़ दिया तो पुणे के राजा को या पुणे के पेशवा को लगा कि इसको रोक पाना मुश्किल है, तो उसने सदाशिवराव भाव के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजी 45,000 की सेना के साथ। ध्यान देना, 45,000 की सेना के साथ। और वो टुकड़ी जब गई तो उसने अब्दाली का सामना किया, क्लियर। लेकिन जब अब्दाली का सामना किया तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार मराठे फिर पराजित हो क्यों गए। आखिरकार मराठे पराजित हो क्यों गए, वो कौन से कारण थे जिस कारण मराठों ने पराजय का वर्ण कर लिया, क्लियर। अब जब ये बातें आई कि मराठे पराजित हो गए तो लोगों में डिबेट चलने लगी कि आखिरकार इनका दोषी कौन था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप परिणाम यहाँ पर क्यों बता दे रहे हो। परिणाम हम यहाँ पे आपको इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको चीज़ें और कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहे, आपको ये पता रहे कि वास्तव में आप जो पढ़ रहे हो उसका परिणाम से क्या लिंक है, क्लियर। तो हुआ क्या कि जब ये मराठे हमला करने गए अहमद शाह अब्दाली से, तो पहले कई सारे अब्दाली या कह सकते हो कि मराठों के जो अधिकारी थे उन्होंने सदाशिवराव भाव को समझाया कि भाई एक काम करो, अभी अब्दाली से शांति की बातें करो, अभी युद्ध नहीं करना है। तो सदाशिवराव जो भाव थे उनके व्यक्तित्व में बस एक ही ये सबसे बड़ी कमी थी कि वो किसी की बात नहीं मानते थे। बात तो छोड़िए, वो जो अनुभवी व्यक्ति थे उनकी हमेशा आलोचना करते रहते थे और उनकी छीटाकशी करते रहते थे। अर्थात वो इतने अति आत्मविश्वासी थे कि वो ये भूल जाते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। और सही और गलत के जब मर्म को वो नहीं समझ पाए तो उन्होंने अपनी उस सेना को उस युद्ध में झोंक दिया जिसकी पूरी तैयारी ही उनके पास नहीं थी। अर्थात कई सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि जब पानीपत की थर्ड बैटल हो रही थी तो दिल्ली से आने वाली रसद अर्थात पानीपत के मैदान की ओर आने वाली रसद को बीच में ही पठानों और रूहेलों ने मिलकर बाधित कर दिया। और जब बीच में ही उन्होंने इसे बाधित कर दिया तो हुआ क्या कि जब इन्हें रसद मिल ही नहीं पाई तो उनके पास खाने तक के लिए रोटियां नहीं थी। तो कहा यह जाता है कि उनके जो सिपाही थे वो वास्तव में वायु में जी रहे थे, अर्थात केवल और केवल हवा की मदद से वो अपने जीवन का यापन कर रहे थे। तो इस अकाल से बचने के लिए सदाशिवराव ने बिना किसी प्लानिंग के अब्दाली पर हमला कर दिया, जबकि अब्दाली पूरी प्लानिंग के साथ में भारत आया और उसने युद्ध किया और उसने उस पूरी की पूरी भूखी सेना को पूरी निर्ममता के साथ कुचल दिया, जिसमें लगभग 1 लाख से भी कुछ कम सैनिक मारे गए, क्लियर। और इसी चीज़ को देखकर कई सारे हिस्टोरियन सदाशिवराव भाव को ही पानीपत का प्रमुख जिम्मेदार बताते हैं और ये बताते हैं कि मराठों की पराजय वास्तव में सदाशिवराव भाव के कारण ही हुई, क्लियर। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने आपको एक निष्कर्ष बता दिया, यानी कि एक ट्रेलर बता दिया पानीपत के युद्ध का,
ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्लियर। अब आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर पानीपत का युद्ध क्या केवल यही हुआ था? तो बिल्कुल नहीं। आप में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है ना कि ऐसा क्या कारण है कि पानीपत की अधिकांश प्रकंप लड़ाइयाँ पानीपत के मैदान में हुई और पानीपत में होने के क्या कारण थे, तो वो हम कभी डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी हम क्वेश्चन में काफ़ी बार उस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली से नज़दीक था, खाने पीने की व्यवस्था थी, सारी चीज़ें थी, खुला मैदान था, जनसंख्या थी नहीं वहाँ पे, घोड़ों के लिए भी अनुकूल वातावरण था, पंजाब और हरियाणा के खेतों से उनको फसल मिल जाती थी, कई सारे रीज़न थे, तो वो हम कभी डिस्कस करेंगे। खैर यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस हमें करनी नहीं है। तो पानीपत में वास्तव में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। एक तो हुई थी 1526 में, अर्थात बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, तब भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। दूसरी हुई थी अकबर या कहें बैरम खां के वर्सेस हेमू के मध्य, जब एक मौका था कि हिंदुत्व की स्थापना फिर से हो सके, लेकिन दुर्भाग्य से हेमू को एक तीर लगने के कारण युद्ध का पूरा दांव ही पलट गया। तीसरी हुई थी मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, अर्थात सदाशिवराव भाऊ वर्सेस अहमद शाह अब्दाली 1761 में। क्लियर। और ये कब हुई थी? 1555 में। क्लियर। तो ये आप देख सकते हो, कुछ लोग इसको 1556 भी बोलते हैं। क्लियर। तो आप ये समझ सकते हो। अब आपने देख ली पानीपत की लड़ाइयाँ। क्लियर। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि मुगल साम्राज्य उस समय पतन की अवस्था में था। मोहम्मद शाह को ज़रूरी थी किसकी मदद की? मराठों की। लेकिन ये बात अलग है कि सफदरजंग ने जो इनसे संधि की थी, उस संधि की पुष्टि वास्तव में उस समय के मुगल सम्राट ने नहीं की, लेकिन इस शून्य की उत्पन्न स्थिति को देखकर मराठों में फिर से पिपासा जाग उठी और उन्होंने सोचा कि यही एक अच्छा मौका है, अब हम भारत में अपने साम्राज्य के स्वप्न को साकार कर सकते हैं और अहमद शाह अब्दाली को रोककर भारत को लुटने से बचा सकते हैं। क्लियर। लेकिन वही समस्या थी कि आगे चलकर ये बात तो ठीक है कि इनकी पिपासा जागृत होती, लेकिन वो पिपासा महत्वाकांक्षा के रूप में निर्वात में पैदा हुई थी, अर्थात क्योंकि इन्होंने अपने साथियों को नाराज कर दिया था और हिंदू पदपातशाही के कॉन्सेप्ट को जब ख़त्म कर दिया तो इनको सहयोग देने वाला कोई नहीं बचा। क्लियर। उसी दिशा में मैंने आपको बताया था कि अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को निकाल दिया था। साथ ही जब ये चीज़ें घटनाएं हो गई तो कुछ महीने तक तो मराठों की स्थिति काफ़ी मजबूत बनी रही पंजाब के रीजन में, लेकिन अब्दाली ने देखा कि मेरे बेटे को हटाने का मतलब है सीधे आप मुझे चुनौती दे रहे हो, तो वो काफ़ी तीव्रगामी रूप से बढ़ता हुआ आगे चलकर उन सभी गवर्नरों को या उन सभी सेनापतियों को पराजित करते हुए निकल आया जो कि मराठों के द्वारा पंजाब और पश्चिमी रीजन में तैनात किए गए थे ताकि अब्दाली दिल्ली में हमला ना कर सके। फिर वो चाहे सावाजी हों, चाहे वो दत्ता जी हों, चाहे जनको जी सिंधिया हों, चाहे मल्हार राव होलकर हों, और भी कई सारे नाम थे। सबका नाम लेना यहाँ जरूरी नहीं है और ना आपको इनको याद रखना है, बस बताने के लिए ताकि आपकी स्टोरी क्लियर रहे। क्लियर। ये लोग रोकने में उसको असमर्थ रहे। मतलब आप जब महाभारत का युद्ध देखते हो तो महाभारत के युद्ध में आप देखते हो ना कि उस युद्ध में क्या हुआ कि जब कर्ण सबको पराजित करता हुआ बढ़ता चला आ रहा था, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे धृष्टद्युम्न हो, चाहे भीम हो, चाहे नकुल हो, चाहे सहदेव हो, सबको उसने पराजित कर दिया, लेकिन उसने किसी को मारा नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसको मारने के लिए कटिबद्ध था? वो मारने को कटिबद्ध था अर्जुन को। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ कुंती को ये वचन दिया था कि माते आपके 5 पांडव हैं, ये 5 शेष ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें कोई एक ऐसा मर जाएगा जिसमें 4 बचेंगे, 4 नहीं होंगे, 5 ही रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर अर्जुन मर गया तो मैं भी तो पांडव हूँ, तो 5 तो फिर भी रहे, और अगर अर्जुन ने मुझे मार दिया तो भी 5 ही रहे। तो माँ से ये वचनबद्ध था, इसलिए उसने ना तो युधिष्ठिर को मारा, ना ही उसने धृष्टद्युम्न को मारा, ना ही नकुल सहदेव को। जबकि पता होना चाहिए कि कर्ण उस समय सर्वश्रेष्ठ था। अर्थात जब आप स्वयं महाभारत देखोगे तो जब योगेश्वर या आप कह सकते हो कि परम पिता परमेश्वर
श्री कृष्ण जब समझाते हैं कृष्ण कर्ण को कि कर्ण तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम वास्तव में हो कौन और तुम इस दुर्योधन का साथ मत दो, तो जब दुर्योधन का साथ न देने की बात आती है तो उनको वचन देते हैं भगवान कृष्ण और कहते हैं कर्ण से कि कर्ण तुम जब चलोगे तो तुम्हारे रथ को छत्र जो देगा वो अर्जुन देगा, तुम्हारा जो सारथी बनेगा वो युधिष्ठिर बनेगा, तुम्हारे पीछे पीछे जो चलेंगे वो नकुल और सहदेव चलेंगे, उसके पीछे जो चलेगा रक्षा करते हुए वो भीम चलेगा, और स्वयं मैं, बार बार इस लाइन को उन्होंने कोट किया है कि कर्ण स्वयं मैं पीछे पैदल पैदल चलूँगा, अर्थात इतने सब विभूतियाँ तुम्हारे पीछे चलेंगी, यानी कि पूरा का पूरा हस्तिनापुर तुम्हारे चरणों में होगा, बस तुम धर्म का साथ दे दो। लेकिन उसने नहीं दिया। खैर वो एक अलग मुद्दा है, उसको कभी और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सही था कौन गलत था। लेकिन बात वही है, क्लियर, कि इसने धीरे धीरे ऐसे सबको पराजित कर दिया, लेकिन मारा किसी को नहीं। आप सोच रहे होगे मैं ऐसा क्यों कह देता हूँ कि इनको मारा नहीं, क्योंकि मारने के बाद ही तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। क्लियर, मारा नहीं, ये लोग शेष बच गए, इसीलिए मराठों की संजीवनी शक्ति सूख नहीं पाई थी। समझ गए? तो हम आगे बताएंगे। पेशवा ने सदाशिवराव को भेजा और 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध हुआ, जिसमें 75,000 से भी ज़्यादा मराठे मारे गए। क्लियर, 14 जनवरी आपको पता है मकर संक्रांति का दिन होता है, इसीलिए कई सारे लोग इसे खूनी रविवार की एक संज्ञा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 14 जनवरी 1761 की वह खूनी मकर संक्रांति। क्लियर, तो इसको ये संज्ञा देते हैं। खैर आप समझ गए कि 14 जनवरी क्यों इम्पोर्टेंट है। ये था वास्तव में अहमद शाह अब्दाली और ये थे सदाशिवराव भाऊ। क्लियर, तो ये दोनों की पर्सनैलिटी को आप देख सकते हो कि दोनों लोगों ने मिलकर युद्ध किया था। ऑलरेडी हमने PDF सारी शेयर कर दी हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब बात आती है कि JN सरकार ने क्या कहा था इस पानीपत के युद्ध को लेकर। इन्होंने कहा था कि वास्तव में मराठा राज्य में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो, कुछ परिवारों का तो सर्वनाश हो गया। ये निष्कर्ष के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर, अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध हुआ, उस समय के मुग़ल सम्राट ने इनको परमिशन नहीं दी, मराठों की पिपासा जाग उठी। सफदरजंग जो उस समय का पेशवा था मुग़ल का, उसने इनसे संधि कर ली और इस संधि को क्रियान्वित करने में मराठे असफल हुए। तो आखिरकार उस असफलता के कारण क्या थे? क्या केवल और केवल उस असफलता का कारण सदाशिवराव भाऊ का नेतृत्व था या कई अन्य रीजन भी थे? अर्थात सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व को बेस बनाकर क्या हम उन मूलभूत कारणों से अपनी आँखों को ओझल कर लें या उन आँखों से उनको भी देखने का प्रयत्न करें और एनालिसिस करें कि वास्तव में पानीपत के युद्ध ने मराठों की कितनी संजीवनी शक्ति को सुखाया था या कितनी सीमा तक संजीवनी शक्ति को सुखाया, और पानीपत के इस युद्ध ने वास्तव में क्या भूमिका निभाई और इसने किस तरीके से आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभुता में बढ़ोतरी की। इतने सारे अगर प्रश्न आप समझ गए तो आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लोगे और साथ ही अंत तक आते आते आप अगले पार्ट की एक पृष्ठभूमि भी तैयार कर चुके होंगे। क्लियर, तो ध्यान से अब समझना, पानीपत की हार को लेकर कई सारे कारण माने गए। पहला कारण ये कहा गया कि अब्दाली की जो सेना थी वो सदाशिवराव भाऊ से काफ़ी अधिक थी, अर्थात अब्दाली की सेना में 60,000 सैनिक थे तो उसी समय भाऊ की सेना में 45,000 अर्थात 15,000 की सेना अधिक थी। एक तो ये रीजन। दूसरा रीजन कि मराठों के पड़ाव में अकाल पड़ गया था, मतलब दिल्ली का जो मार्ग था उसे रूहेलों और पठानों ने बाधित कर दिया। एक वर्ड यहाँ पे मैंने और बोला था, आप में से शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया और मैं भी वो मिस कर गया, क्योंकि हो सकता है कई सारे लोगों के मन में वो प्रश्न आ रहा हो कि सर इस वर्ड का तो मतलब बता ही दीजिए, क्योंकि इस वर्ड को तो हमने सुना ही भी नहीं है। तो मैं उस वर्ड को भी बता देना चाहता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा है, कौन सा? यहाँ पे आपने ये वर्ड देखा है, बताइए, दोआब। क्लियर, कई बार एस्पायरेंट कंफ्यूज रहते हैं, दोआब का क्या मतलब होता है। दो आब, आब का मतलब होता है पानी। जैसे आप हमेशा सुनते हो
कि हम जल बोलते हैं, कोई उसे वाटर बोलता है, कोई उसे नीर बोलता है, कोई उसे तो बोलता है, कोई उसे आप बोलता है। आप वास्तव में अरबी वर्ड है। क्लियर। तो दोआब का मतलब होता है दो पानियों का मेल, अर्थात दो पानी की धाराओं का मेल, अर्थात आप कह सकते हो दो नदियों का संगम या दो नदियों के बीच का क्षेत्र। क्लियर। तो अब आप समझ गए दो आप, जब भी आप गंगा का मैदान पढ़ते हो कहा नहीं रहता है कि जो गंगा के बेल्ट के लोग हैं वो दोआब में रहते हैं, अर्थात गंगा भी नदी प्रवाहित होती है और उसके बगल से यमुना भी, तो इसके बीच में रहते हैं, अर्थात दोआब, दो नदियों के पानियों के बीच में रहते हैं। क्लियर। तो आपको दोआब क्लियर हो गया। देखिए ये छोटा सा वर्ड है, लेकिन हो सकता है कई बार सारे बच्चे जब पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में तो रटते रहते हो, लेकिन पता नहीं चलता है। और किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, क्योंकि रट के आप अपने मस्तिष्क को जटिल बना लेते हो और थिंकिंग करके आप उसे उतना ही सहज और सरल बना लेते हो। क्लियर। तो रटना नहीं है। तो आपने ये देख लिया कि मराठा पड़ाव में अकाल पड़ा था और दिल्ली का जो मार्ग था वो बाधित हो गया था। जैसा कि हमने बताया कि भाऊ की जो सेना थी, अब भाऊ का मतलब वही है कौन सा, सदाशिवराव भाऊ। बिल्कुल सही आपने सोचा। भाऊ की सेना अब वायु पर जी रही थी। जब भाऊ की सेना वायु पर जी रही थी तो अकाल ने इनको आक्रमण करने की ओर मजबूर किया। क्लियर। तीसरा था कि उत्तरी भारत की समस्त शक्तियां मुस्लिम अब्दाली के साथ में मिल गई थी, मतलब जितने भी मुस्लिम्स थे वो एक साथ यूनिटी बनाकर एक हो गए, जबकि मराठे अकेले पड़ गए, क्योंकि इन्होंने हिंदू पद पातशाही का कॉन्सेप्ट ही त्याग दिया। अर्थात ये पहले राजपूतों से चौथ वसूलने लगे, फिर आगे चलकर खुम्बेर के जाट से चौथ वसूलने लगे, उनके दुर्ग को घेर लिया, तो नाराज तो हो ही जाएंगे। तो ये लोग जानते हो क्या सोच रहे थे, लोग सोच रहे थे ठीक पिट रहे, मतलब मराठों को ठीक पीटा जा रहा, मतलब जबकि इनको ये नहीं पता था कि आज मराठों की बारी है, कल हमारी भी बारी आ सकती है। लेकिन वही होता है ना कि क्षणिक सुख के चक्कर में इन्होंने पिटने दिया उनको। फिर आता है मराठा सरदारों के परस्पर द्वेष ने भी उनकी शक्ति कम कर दी। परस्पर द्वेष का मतलब जो नेतृत्व था उसी में ही डिस्टर्बेंस था। मल्हार राव होलकर जो कि काफ़ी अनुभवी व्यक्ति था उस समय का, सदाशिवराव भाऊ हमेशा उसे नीचा ही दिखाता था। कभी ये कहता था कि अगर कोई भी व्यक्ति मल्हार राव होलकर को पराजित कर देगा, सॉरी, अगर मैं ये जीत गया तो मैं आगे चलकर मल्हार राव होलकर से कपड़े धुलवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, मतलब उसे नीचापन दर्शाता था। क्लियर। और जबकि अब्दाली की जो सेना थी वो अनुशासनबद्ध थी, वो नीति नियम सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी। उनका एक ही उद्देश्य था कि अब्दाली के लिए लड़ना, अर्थात वो फीचर जो अब्दाली की सेना में था वो इससे पहले बाजीराव प्रथम की सेना में था, लेकिन वो चीज़ सदाशिवराव भाऊ और मल्हार राव होलकर के संदर्भ में नहीं हो पाया। अगला पॉइंट है कि अब्दाली के जो हथियार थे वो मराठों की अपेक्षा काफ़ी उन्नत थे। वो बंदूकों का उपयोग करता था, जबकि मराठे अब भी तलवार और भाले का उपयोग करते हैं। और इसी चीज़ को देखकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ से भी मराठों ने सीख नहीं ली, और जब 1857 का जब वॉर हुआ तो नाना साहब ने भी तलवारों का ही उपयोग किया। और इसीलिए देखिएगा नाना साहब का एक स्टेटमेंट आता है कि फिरंगियों की तो गोली पता ही नहीं चलता कान के बगल से कब निकल गई। क्यों? क्योंकि वो तलवार चलाना जानते थे, गोली चलाना इतना उनका अनुभव नहीं था। क्लियर। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, ये भी 1857 का विद्रोह में विफलता का एक कारण ये भी था कि टेक्निक हमारे यहाँ उतनी अच्छी नहीं थी। भारी तोप खाना था मराठों के पास में, इब्राहिम खां के नेतृत्व में मराठों के पास में काफ़ी भारी तोप खाना था। भारी तोप खाने का मतलब क्या कि इनकी तोपें काफ़ी भारी भरकम और बड़ी होती थी, जबकि अब्दाली के पास जो तोपें थी वो चलती फिरती तोपें थी, मतलब हल्की तोपें थी। और यही चीज़ आप देखोगे कि बाबर के पास भी थी, और यही चीज़ आप देखोगे विजयनगर साम्राज्य के पास थी, लेकिन मराठों के पास इस चीज़ का अभाव था। क्लियर। आप सोच रहे होगे कि आप ऐसा रिलेट क्यों कर देते हो। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि बाबर के आने के समय भारत में क्या क्या हुआ चलती फिरती तोपों का, जबकि बाबर के आने से पहले चलती फिरती तोपें थी विजयनगर साम्राज्य में, इसलिए मैंने बताया। क्लियर। अब आता है काशीराज पंडित साक्षी थे इस युद्ध के, तो उन्होंने कहा है कि भाऊ वास्तव में दोषी था। आपसे एक बार प्रश्न पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है कि पानीपत की थर्ड बैटल में किसने प्रत्यक्ष रूप से देखा। क्लियर। तो आप बता सकते हो कि हाँ काशीराज पंडित। जैसे आप में से जब 1857 का विद्रोह पढ़ते हो ना, तो उस समय सैयद अहमद खां की बात की जाती है, खैर वो हम पढ़ेंगे कभी भी उस समय। तो ये भाऊ को दोषी मानते हैं।
कारण मल्हार राव होलकर अनुभवी का साथ नहीं लिया। साथ ही राजा जो सूरजमल जाट थे उसने भी साथ दिया, उसने भी सुझाव दिया कि भाई स्त्रियों को साथ में मत ले जाओ, बच्चों को साथ में मत ले जाओ, ये ऐश्वर्य और भोग और विलासिता की वस्तुओं को साथ में न ले जाओ, और भारी तोपे तो बिल्कुल ही मत ले जाओ। लेकिन ये लोग लगेज इतना ले गए कि इनको यात्रा करने में ही प्रॉब्लम हो गई। जैसे कई सारे लोग होते हैं, जब यात्रा करते हैं, जाना है उनको 2 दिन घूमने के लिए, लेकिन लेके जाएंगे 5 किलो से भी ज़्यादा का बैग, पूरी की पूरी अटैची फुल करके ले जाएंगे। अरे भाई, स्कूल के बैग में 2 कपड़े डाल लो, बस चले जाओ। लेकिन ये चीज़ नहीं की इन्होंने, और इसी कारण इनका ध्यान इन चीज़ों में बना रहा। हालांकि एक अलग कारण है, तो इसलिए वो उतने केंद्रित नहीं हो पाए। जबकि उसकी क्या थी, उसकी तोपें हल्की थी, ऐश्वर्य का सामान नहीं था, वो अपनी बीवी और बच्चियों को लेकर नहीं आए थे। ये मोह ममता भी कभी ना डिस्टर्ब कर देता है। कई बार आप पढ़ते हो जीत के लिए कि नींद, भोजन, इन सारी चीज़ों को त्यागना चाहिए, ऐश्वर्य की चीज़ों को त्यागना चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। वही चीज़ इसमें भी थी। आपकी सेना शेष भारतीय सेना के अधिक हल्की तथा तीव्रगामी है, परंतु दुर्रानियों की आपसे भी अधिक है। अर्थात सूरजमल जाट सदाशिव भाव से कहता है कि भाई, ये हम मानते हैं कि आपकी सेना शेष भारतीयों की सेना से काफ़ी तीव्र है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी सेना से भी ज़्यादा तीव्र है दुर्रानियों की सेना। मतलब आप भले भारतीयों से श्रेष्ठ हो, लेकिन दुर्रानियों से श्रेष्ठ नहीं हो। दुर्रानी का मतलब अब्दालियों से। क्लियर? आप जब एक मूवी देखते हो, साउथ इंडिया की डॉन है मूवी, डॉन 2 या सर डॉन 1, तो उसमें दुर्रानी वर्ड आता है। दुर्रानी काफ़ी बड़ा डॉन होता है। क्लियर? आपको मैंने लिंक कर दिया, तो आप याद करना दुर्रानी कौन था। मल्हार राव यही बात कह रहा था कि भाई ये सब मत करो, और उसने ये भी सलाह दी कि भाई एक काम करो ना आप, कि आप इनको अभी कुछ समय तक रोक लो। मतलब बारिश के मौसम तक अब्दाली को रोके रखो, और जब बारिश के मौसम तक आप इसे रोके रखोगे तो अब्दाली वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बारिश के कारण जो पंजाब का रीजन है वहाँ पर नदियों में उफान आ जाएगा, और बारिश के कारण क्या होगा, जो भूमि है वो दलदल के रूप में तब्दील हो जाएगी। तो घोड़े उतनी अच्छी से आक्रामकता नहीं बरसा पाएंगे, और जो तोपें हैं वो उतनी अच्छी से मूव नहीं हो पाएंगी, तो हम जीत जाएंगे। मतलब उस समय मल्हार राव होलकर ने, ध्यान देना मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ, आप लोग कहते हो ना कि इतिहास पढ़ने से सर हम यूपीएससी में कैसे इसका यूज कर सकते हैं, यहीं से यूज करना है। क्योंकि इसी चीज़ को पढ़कर उस समय के जनरल 1971 के जनरल मानिक शाह ने नियाजी को, जो कि पाकिस्तान के जनरल थे, उनका आत्मसमर्पण इसी स्टोरी से कराया था। क्लियर? क्यों कराया था? आपको पता होना चाहिए कि जब 1971 का वॉर हुआ, तो उस वॉर की शुरुआत तो गर्मी के मौसम में हो गई थी, लेकिन जनरल मानिक शाह ने, इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनसे कहा कि मैडम इस युद्ध को अभी ना शुरू करना, इसको अभी पेंड करते रहो, और जब हम पेंडिंग करते रहेंगे इसे, तो हम सर्दियों में इनसे लड़ेंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे जनरल साहब? तो जनरल साहब ने कहा कि मैडम, अगर हम इनसे सर्दियों में लड़ेंगे तो ये मान लीजिए हमारा भारत है। क्लियर? इस भारत में ये जो एरिया है, क्लियर, ये पाकिस्तान का है, यहाँ पे चाइना का और ये तिब्बत का रीजन। तो हमें अगर चाइना के अटैक से बचना है तो हमें सर्दी तक रुकना पड़ेगा, नहीं तो हमें 3 फ्रंट में लड़ना पड़ेगा। 3 फ्रंट का मतलब पाकिस्तान से भी, चाइना से भी, और पूर्वी बांग्लादेश में भी। क्लियर? तो हम 3 फ्रंट में नहीं जीत पाएंगे। 2 फ्रंट में तो हम जीत सकते हैं, लेकिन 3 फ्रंट में हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। तो एक काम करो कि यहाँ तक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। तो मैडम ने कहा ठीक है, आप रुक जाइए। तो यहाँ जब बर्फबारी हो गई तो चाइना की सेना तो आ नहीं सकती थी। उस समय फाइटर प्लेन वगैरह इतने डेवलप थे नहीं कि वो साइबेरिया की ठंडी हवाओं को पार करते हुए भारत पर बम गोले गिराया के। तो इनको रोक दिया प्राकृतिक सीमा की तरह, और फिर खाली होकर इन सबको पीटा। और जनरल नियाजी को कहा कि जो आप बोले थे ना कि जैसलमेर में भोजन करेंगे और फिर हम जोधपुर में नाश्ता करेंगे और रात का खाना दिल्ली में खाएंगे, तो जनरल मानेक शाह ने कहा कि अब हम रात का खाना लाहौर में खाएंगे, कराची में अपने बंदरगाह बनाएंगे, और भाई साहब आपको मुल्तान में मारेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें थी किसकी? जनरल मानिक शाह की। और जनरल मानिक शाह की यही स्ट्रेटजी इसी हिस्ट्री से प्रेरित थी। तो आप सोच सकते हो हिस्ट्री वास्तव में आपको कितना इंस्पायर
कर सकती है। क्लियर। शाही तोपखाने के अनुरूप बनाया, मतलब उसने ये कहा, किसने, मल्हार राव होलकर ने, कि आप जो तोप खाना बनाए हो वो तो शाही की सेना की तरह बनाए हो, लेकिन आपकी जो कमांड है वो वास्तव में तो लूटमार की है। तो आप उसी इक्विपमेंट्स को लो ना। जैसे कई बार क्या होता है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे एग्ज़ाम के 10 दिन पहले नए पेन खरीद के लाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे पेन, जबकि उनको ये नहीं पता है कि जो पिछले 10 वर्षों से पेन का यूज कर रहे हैं उसी का उपयोग करें 5 रुपए वाले का, क्योंकि आपकी कमांड तो उसी में है ना। नए पेन में आपकी कमांड नहीं बनेगी उतनी। तो ये भी एक पराजय का कारण था। उनकी जो पद्धति थी, मतलब जो तरीका अपनाया, उससे वो इतना परिचित नहीं थे। मतलब वो परिचित थे छापामार युद्ध प्रणाली से, और उन्होंने लड़ाई कर ली आमने सामने की, जिसमें पराजित हो गए, क्योंकि घमंड ज़्यादा था कि हम तो हरा ही सकते हैं। युद्ध को वर्षा तक रोकने रखने की बात ये बता ही दिया। वही बात नियाजी का स्टेटमेंट, सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का खाना दिल्ली में करेंगे। तब उस समय के कैप्टन, क्या नाम था उनका बताइए, कुलदीप सिंह। क्लियर। कैप्टन कुलदीप सिंह ने कहा कि ठीक है, तुम्हें नाश्ता भी हम कराएंगे, दोपहर का खाना भी देंगे और दिल्ली में बुलाएंगे भी। क्लियर। तो आप ये देख सकते हो बॉर्डर मूवी में। खैर, अहंकार, अत्यधिक आत्मविश्वास आदि ने पराजय को इनके लिए शोभायमान बनाया। अब शोभायमान क्या कह सकते हो, इनको उसके लायक बना दिया। इसीलिए कहा गया कि भाऊ अगर चाहता तो मराठों की प्रतिष्ठा बच सकती थी, लेकिन भाऊ की अदूरदर्शिता ने मराठों को पराजित कर दिया। और जब मराठे पानीपत के युद्ध में पराजित हो गए तो पानीपत का अपना एक राजनीतिक महत्व बन गया, और इस महत्व को लेकर इतिहासकारों में डिबेट शुरू हो गई। मराठा जो इतिहासकार थे वो अति राष्ट्रवाद से, लोग कहते हैं, प्रेरित थे। उन्होंने ये कहा कि मराठों ने केवल 75,000 सैनिकों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खोया, अर्थात मराठों की वो संजीवनी शक्ति सूखी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी उनके पास नानाजी फडणवीस और महादजी सिंधिया जैसे व्यक्ति बच गए थे, जिन्होंने इनकी शक्ति को पुनः केंद्रित किया और फिर से मराठा उभर कर आए और उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, जिसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई में अंग्रेज़ों की प्रभुता को भी सीमित कर दिया। उसको भी हम आगे अब पढ़ेंगे। देखो, अब हम वहाँ तक की पृष्ठभूमि बना रहे हैं। क्लियर। इसीलिए कहा जाता है कि क्रमबद्ध पढ़ना चाहिए। फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा, कई सारे मराठा हिस्टोरियंस ने, कि पानीपत की दुर्घटना एक प्राकृतिक दुर्घटना की तरह थी, जिसे जान माल की हानि तो अवश्य हुई, परंतु राजनीतिक महत्व कुछ भी नहीं खोया। सरदेसाई ये बात बोलते हैं। सरदेसाई का मानना है कि ये ठीक है कि पानीपत की लड़ाई हुई, मराठों का जान माल गया, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभुत्व कुछ नहीं खोया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप में से कई सारे लोग यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए होंगे। क्लियर। हो सकता है कई सारे लोग कई अटेम्प्ट में फेल हो गए होंगे, कईयों का ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, लेकिन क्या गया आपका? आपका टाइम गया, आपका पैसा गया। क्लियर। थोड़ी बहुत इज्जत भी डांवाडोल हो गई, मतलब प्रेशर आए कि शादी करवा देंगे, प्रेशर आए कि घर से निकल जाओ, मतलब ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अभी भी तो आपके पास मौका है कि उस सपने को साकार कर दो। अभी भी तो आपके पास वो उम्मीद है कि इस सपने को इस बार हम साकार कर देंगे और सब कुछ जो खो गया था उसे फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीज़ सरदेसाई ने कही। आगे चलकर यदुनाथ सरकार ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि वास्तव में जो मराठा इतिहासकार हैं पानीपत के परिणामों को कमतर रखते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में इस पानीपत की लड़ाई ने आगे चलकर एक अंग्रेज सैनिक प्रभुता को इनके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया, जिसे विजित करना इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। और इसी के कारण बालाजी बाजीराव जैसे योग्य व्यक्ति का निधन भी हो गया, और 75,000 से ज़्यादा मराठों का मरना एक संयोग नहीं था, बल्कि 75,000 वो जो मराठा सैनिक मरे थे उनमें श्रेष्ठता काफ़ी उन्नत थी। क्लियर। तो सरकार साहिब भी यही कहते हैं कि ज़्यादा निरपेक्ष था, अर्थात मराठा सैनिकों की हानि हुई। मतलब ये कहा जाता है कि जो यदुनाथ सरकार हैं इन्होंने काफ़ी निरपेक्ष होकर लिखा है, मतलब ये पक्षपाती होकर नहीं लिखे हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा समझना चाहिए। इन्होंने बोला है कि शोक में बालाजी राव की मृत्यु हो गई। इन्होंने ये भी कहा कि रघुनाथ राव की जो स्वार्थ लिप्सा थी उसके द्वार खुल गए। अब आप बताइए, रघुनाथ राव शेष रह गया था, मैंने बताया था ना, गया कौन था? सदाशिव राव भाऊ। पहले भी कौन गया था? रघुनाथ राव।
लेकिन रघुनाथ राव तो अपना काम कर नहीं पाया, वो वापस आ गया था। सदाशिवराव भाव और विश्वास राव मारे गए थे। तो अब रघुनाथ राव के पास ये मौका था कि अब वो अपनी राजनीति की रोटियां सेक सके, अर्थात उत्तराधिकार में अपने आप को यथोचित रूप से उत्तराधिकारी नियुक्त कर सके। क्लियर? तो ये बातें आपने देख ली। फिर वही बात आती है कि जब ये 75,000 सैनिक मर गए, क्लियर, तो वास्तव में इस 75,000 सैनिकों के मरने से मराठा साम्राज्य में या मराठा समाज में हर एक व्यक्ति के अंदर राष्ट्र की वो लौ जाग उठी, क्योंकि हर एक परिवार ने अपना कुछ ना कुछ खोया था। तो सब ने ये समझा कि क्यों ना हम सब मिलकर कुछ ना कुछ अब पा लें, और सब मिलकर जब एक साथ खड़े हुए तो वास्तव में फिर से मराठा साम्राज्य खड़ा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि मराठों की संजीवनी शक्ति सूखी नहीं थी। और वैसे भी मराठा जो लोग थे वो एक समाज था, और वो एक ऐसा समाज था जिसमें सब मिलजुल कर रहते थे, सब अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए उठ खड़े होते थे। और इसी उठ खड़े होने में आगे चलकर एक तरुण पेशवा माधवराव अर्थात माधवराव सत्ता में आता है, और वो इन सभी मराठों की महत्वाकांक्षाओं को फिर से तृप्त करने का प्रयत्न करता है। हालांकि वो कितना सफल होता है वो हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे जब अंग्रेजों के साथ में युद्ध को देखेंगे। क्लियर? सिडनी ओवेन कहते हैं कि मराठा शक्ति कुछ काल के लिए तो अवश्य चूर हो गई थी, किंतु पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। लेकिन जब वो जागी तो उसे अंग्रेजों से भी निपटने का एक मौका मिला, अर्थात मराठे की शक्ति तो कमज़ोर हो गई लेकिन वो मरे नहीं। लेकिन वो जब सोकर उठे, मतलब अपने घावों को पूरी तरह से भर कर उठे, तो फिर से कोई उन्हें घाव देने के लिए तैयार खड़ा था, और वो थे अंग्रेज। हम इनको भी आगे देखेंगे। अब हमारा पार्ट भी उसी दिशा में आ रहा है कि हाँ, पानीपत हमने पढ़ लिया तो अब अंग्रेजों को देखना है। आगे चलकर सर देसाई फिर बोलते हैं कि मराठा तथा मुसलमान दो योद्धा कुरुक्षेत्र के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अर्थात पानीपत में जीवन मृत्यु का जब संघर्ष कर रहे थे, तो उसी समय क्लाइव मतलब 1761 में, आप बताइए क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी विजय। क्लियर? और उसी समय 1763 के पहले ही फ्रांसीसियों को पराजित करने के हर संभव प्रयत्न कर चुका था क्लाइव। क्लियर? तो क्लाइव जा रहा था उस समय के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड चैथम से मिलने, और लॉर्ड चैथम से इसलिए मिलने जा रहा था, अर्थात मतलब वापस अपने घर इंग्लैंड जा रहा था, ताकि वो लॉर्ड चैथम को भारत की विजय की संभावनाओं के बारे में बता सके, और ये बता सके कि आगे चलकर भारत को कैसे विजित करना है, मतलब रिपोर्ट देने जा रहा था। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जब दो शक्तियां लड़ रही थी साम्राज्य के लिए, तो तीसरी शक्ति अपने साम्राज्य के निर्माण के लिए प्लानिंग करने जा रही थी। उसको मतलब ही नहीं था ये दोनों क्या कर रहे हैं। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से पानीपत के युद्ध ने भारत में सर्वोच्चता के संघर्ष के लिए एक अन्य प्रतिद्वंदी को ला खड़ा किया, और वो प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। क्लियर? और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर? इस युद्ध का परिणाम तो ये हुआ कि इसने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया, अर्थात अब ये इतिहास हिंदू मुसलमान न होकर अब ये इतिहास ब्रिटिश वर्सेस मराठा हो गया। क्लियर? और पानीपत की इस ऐतिहासिक लड़ाई ने भले ही कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन इसने एक बात स्पष्ट कर दी कि भारत पर कौन राज करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन कौन राज्य नहीं करेगा ये इसने सिद्ध कर दिया। क्लियर? जब भी आप पानीपत का लड़ाई लिखोगे ना, तो निष्कर्ष आपको हर बार यही लिखना है। समझ गए कि इसने क्या किया और क्या नहीं किया, या इसका मूल्यांकन जब करते हो तो इस लाइन को हमेशा आपको कोड करना है। तो आपने इस तरीके से देखा कि हमने न केवल बालाजी बाजी राव को पढ़ा, न केवल रघुनाथ राव को पढ़ा, न केवल सदाशिवराव भाव को पढ़ा, न केवल मल्हार राव होलकर को पढ़ा, न केवल सूरजमल को पढ़ा, न केवल सफदरजंग को पढ़ा, न केवल मोहम्मद शाह को पढ़ा, न केवल अहमद शाह अब्दाली को पढ़ा, न केवल राजकुमार तैमूर को पढ़ा, न केवल पठान और रुहेलों को पढ़ा, न केवल हमने उस समय पेशवाओं की स्थिति को पढ़ा, बल्कि हमने ये भी पढ़ा कि इस पराजय के बाद मराठा सल्तनत का या मराठा साम्राज्य की स्थिति क्या हो गई, और हमने ये भी पढ़ लिया कि अब आगे चलकर उन्हें किनसे मुकाबला करना था और अपनी प्रभुता को
किस तरीके से संरक्षित करना था। तो इसके आगे की कहानी अर्थात अपनी प्रभुता की लड़ाई में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कहें कि अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष में किस तरीके से अपनी भूमिका का वहन किया, किस तरीके से ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, किस तरीके से बसीन की संधि ने मराठों से उनकी प्रभुता को छीन लिया, किस तरीके से बाजीराव द्वितीय को बिठूर में निर्वासित कर दिया गया, किस तरीके से नाना फडणवीस ने और माधव राव ने पुनः सत्ता की स्थापना करने का प्रयास किया, जिसमें वो कुछ हद तक सफल हुए, लेकिन कई कारणों ने उन्हें असफल बना दिया और 1818 तक अर्थात लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड तक मराठों को कैसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, ये कहानी हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर? उम्मीद है आपको आज का पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सारी स्टोरी और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। आपको एक एक पर्सनैलिटी के बारे में गहन अध्ययन की समझ हुई होगी और आपको एक क्रमबद्धता का एहसास हुआ होगा। इसी क्रमबद्धता को बनाए रखते हुए अगले पार्ट में हम आंग्ल मराठा संघर्ष को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।